जी भाई साहब, गुड मॉर्निंग। नमस्कार। गुड मॉर्निंग। क्या हाल है संदीप? ठीक है भाई साहब। अच्छा लग रहा है आपको सुबह सुबह देख के। अब थोड़ा डर कम लगने लगा आपसे। पहले से कम हुआ है डर। अच्छा, अभी भी लगता है? कम लगता है लेकिन थोड़ा थोड़ा उड़ जाता है, पुराने वाली मेमोरीज आ जाती है कुछ। तो आज ये हमारा पहला ऑफिशियल इंटरव्यू है। बीच बीच में रैंडम हो गए एक दो किसी के साथ, लेकिन ये ऑफिशियली हमारा फर्स्ट इंटरव्यू है। और इस सीरीज का हमने नाम रखा है डायरेक्ट दिल से, है ना। तो दिल की बात करेंगे, वो बातें जो जिंदगी में जी हैं, जो जिंदगी में खुद से की है चीजें, है ना। और वही चीजें हम शेयर करना चाहते हैं अपने बाकी साथियों के साथ में, अगर उनसे उनको इससे कुछ लाभ मिल पाए तो विशाल भाई, पहले मैं थोड़ा सा आपकी ऑफिशियली इंट्रोडक्शन देने का, तो सिर्फ इतना से कि विशाल भाई हमारे एक रिलेशनशिप एंड इमोशनल एम्पावरमेंट कोच है। ये पहले आईटी में काफी काम कर चुके हैं, बट इनकी लाइफ में कुछ ऐसा टर्निंग पॉइंट आया कि जहां से एक जर्नी ने बिल्कुल अलग ही टर्न ले लिया। तो उसके बाद से विशाल भाई अपने कुछ कोर्सेज के थ्रू अपनी बात लोगों तक कह रहे हैं, और जो इन्होंने खुद पे काम किया सबसे बड़ी चीज, है ना। और वो कैसे फंडामेंटल काम है जो हर एक इंसान को खुद के साथ करना चाहिए। तो उसके बारे में हम लोग आज कुछ बात करने वाले हैं। तो वेलकम भाई साहब। थैंक यू सो मच संदीप। तो मैं सबसे पहले ये पूछना चाहूंगा भाई साहब कि वो जो टर्निंग पॉइंट था लाइफ में, तो वो तो पहले लाइफ एक जो नॉर्मल थी, और फिर वो जो टर्निंग पॉइंट आया जहां से आपको लगा कि नहीं ये ऐसी लाइफ तो नहीं है, अब कुछ और गहराई में जाना पड़ेगा लाइफ की, तो वो थोड़ा सा बताएं उसके बारे में ओवरव्यू। दो मेजर प्रॉब्लम्स थी संदीप। पहली प्रॉब्लम थी मेजर, पर कहीं ना कहीं वो इतना दुख नहीं दे पाई जितना रिक्वायर्ड था। तो वर्क अराउंड, मैं बार बार एक चीज कहता हूँ कि हम वर्क अराउंड ढूंढ लेते हैं। हम इतने शातिर लोग हैं कि हम दुख को एक सीमा के पार नहीं निकलने देते। हम कुछ ना कुछ बीच में वर्क अराउंड ढूंढ लेते हैं। और ये वर्क अराउंड जब ढूंढ लेते हैं तो फिर जड़ तक नहीं जा पाते, कभी भी रूट कॉज कभी फाइंड आउट नहीं कर पाते। तो यही मेरे साथ भी था कि मुझे अपना काम पसंद नहीं था, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग वाला। उसमें गहरा जाने की कोशिश भी की, पर देखा कि डर बहुत लगता है। वो डर के पार भी जाने की कोशिश की, पर कभी गहरा उतर नहीं पाया। ये बहुत इनिशियल फेज पे मुझे समझ में आ गया था कि वो काम मेरे लिए नहीं है, मैं उस काम के लिए नहीं हूँ। पर पैसा भी आ रहा था, फैमिली भी है, सब कुछ है, तो आप डरते रहते हैं, आप नहीं करते चीज़ें। यही मेरे साथ भी चला, काफ़ी समय तक चलता रहा। फिगर आउट करने के बाद भी कि मुझे पढ़ाना या सिखाना पसंद है, मैं फुल टाइम उसको ले नहीं पाया, क्योंकि ये भी फिगर आउट नहीं हो पाया था कि क्या पढ़ाऊँ क्या सिखाऊँ। हालांकि बीच में मैंने ट्राई किया, मैथ्स पढ़ानी शुरू की 9 से 12 के बच्चों को। थोड़ा मज़ा आया उसमें, क्योंकि वो पढ़ाने से रिलेटेड था, पर वो भी 1 साल करके छूट गया बीच में। तो एक प्रॉब्लम थी कि मैं गहराई में नहीं जा पा रहा था अपने काम की, तो सुपरफिशियल लेवल पे रहने में बड़ी छटपटाहट होती थी। काम हालांकि मैं अच्छे खासे चला पा रहा था, मेरा प्रमोशन भी हुआ वहां रहते हुए 2 बार। ठीक है, जो टाइमली, मैं कहूँगा कुछ खास डिले भी नहीं हुआ उसमें, टाइमली प्रमोशन ही था एज सच। तो बाहर से दिखने में तो लगेगा कि हाँ पैसा भी ठीक ठाक आ रहा है, बंदा ठीक ही होगा, बाहरी दुनिया के हिसाब से तो सब ठीक था, अंदर बहुत खोखलापन था, बहुत खालीपन था। पर इसको मैंने उस वहां तक नहीं जाने दिया जहां तक जाने की जरूरत है। कोई वर्क अराउंड ढूंढ लिया, चलो ठीक है, किसी तरीके से चलाते रहते हैं। दूसरा जो था वो शायद मेजर टर्निंग पॉइंट था, ये है शादी वाला। शादी मैंने अपनी इच्छा से की, अपनी मर्जी से की पूरी तरीके से। पर शादी के पहले और शादी के बाद सिनारियो बदल जाता है। तो सिनारियो बदल गया, इमोशनल पेन था, बहुत कुछ था, और लाइफ झंड लगने लगी। ऐसा लगने लगा ये जीने लायक है नहीं जिंदगी। मजे की बात है कि हमें बात समझ ही नहीं आती हो क्या रहा है अंदर, क्योंकि हमेशा बाहर ही देखा है ना सब कुछ। जिंदगी तो बाहर चलती है, ऐसे चाहिए, वैसे चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ऐसा क्यों नहीं होता, और बहुत सारी चीजें जो समझ नहीं आता कि इसका रूट कॉज क्या है।
काफी समय चलता रहा, पर वो इमोशनल पेन या इमोशनल जो ड्रॉबैक आप कह सकते हैं, वो एक सीमा से पार निकल गया एक्चुअली। उसने बहुत दुख दिया। उस वक्त तो झेलता नहीं था, उस वक्त तो ऐसा ही लगता था ये क्यों मिल रहा है, बड़ी घटिया जिंदगी है, ऐसी जीनी पड़ेगी क्या, वगैरह वगैरह। फिर एक दिन कोई फाइट हुई, याद नहीं मुझे किस बात पे, जो भी है कुछ खास याद नहीं है, पर जब थोड़ा मन शांत हुआ 2-4 घंटे बाद, तो एक थॉट आया, एक आवाज आई अंदर से, विचार के रूप में ही आती है। विचार ये आया कि भाई कुछ कमी तुम्हारे अंदर भी है, तुम्हें बदलना पड़ेगा अपने आप को। मैं इसे टर्निंग पॉइंट समझता हूँ। जब थॉट अंदर की तरफ चला गया, उसने अपनी किसी कमी को देख लिया। देखा तो बहुत सुपरफिशियल लेवल पे ही था, पर एहसास हुआ कि हाँ कुछ बदलने की जरूरत है अपने भीतर। बस वो ही रियल टर्निंग पॉइंट वही था। उसके बाद तो जर्नी बहुत लंबी है। तो थोड़ा थोड़ा अपने ऊपर काम हुआ, और जितना जितना अपने ऊपर काम होता चला गया, बात समझ में आती चलेगी हो क्या रहा है। अब मेरा भाई साहब एक क्यूरियस वाला क्वेश्चन आ गया बीच में आपकी बात से। आपने बोला कि अपनी मर्जी से शादी की, तो ये अरेंज मैरिज वाली मर्जी है या लव मैरिज वाली भी मर्जी है इसको? ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड केस है एक्चुअली। कॉम्प्लिकेटेड केस ऐसे है कि मेरे जो फादर साहब हैं ना, वो कहते थे कि अपनी कास्ट में ही शादी करनी है। मैं उनके अगेंस्ट भी नहीं जाना चाहता था, पर मैं अपनी मर्जी से ही शादी करना चाहता था। तो एक बैरियर क्रिएट हो गया, क्या करें। तो बहुत पहले से मेरे दिमाग में यही चलता था कि मैं गैम्बल नहीं खेलना चाहता। गैम्बल मतलब वही अरेंज मैरिज जिसको हम कहते हैं कि एक दिन आपने बात की और आपने डिसाइड कर लिया, अच्छा मैं इसके साथ जिंदगी बिताना चाहता हूँ। ये मुझे बहुत पहले से क्लियर था कि मैं ऐसा कुछ नहीं करना चाहता। तो इसलिए एक प्रोफाइल मैंने बनाया shaadi.com पे, पर उसमें मैंने लिख दिया कि मैं गैम्बल नहीं खेलूंगा एक दिन का, मैं जानना चाहता हूँ व्यक्ति को पहले तसल्ली से। ओके। तो इस तरीके से मेरी जो वाइफ है वो मुझे shaadi.com से मिली। हमने बातचीत की तसल्ली से, एक दूसरे को जाना, जितनी हमारी समझ थी उतना। हमें लगता है कि हम समझते हैं जान दूसरे व्यक्ति को। बात करने के, अच्छा मैंने इससे 10-20 बार बात की है, बहुत खुल के बात की है, मैं तो समझ गया ये व्यक्ति क्या है। ये हमारी गलतफहमी होती है। इस गलतफहमी में मैं भी जी रहा था कि मैं समझता हूँ, और बहुत खुल के भी बात की हमने। मेरी कुछ रिक्वायरमेंट थी या मेरा कोई थॉट प्रोसेस था, मैंने वो भी शेयर किया, उनका था उन्होंने भी शेयर किया। सब ठीक है, ऐसा लगा हाँ ठीक है, वी आर कंपैटिबल विद ईच अदर। यही देखता ना आदमी जी। तो लगा कि कंपैटिबिलिटी है, अच्छा ठीक है। पर शादी होने के बाद तो असलियत कुछ और होती है, और वो असलियत जब सामने आने लगी तो पता लगा कोई कंपैटिबिलिटी नहीं है, क्या है क्या नहीं है। तो आप इसको कुछ भी कहें, अरेंज कम लव कम अरेंज कहें, लव कम अरेंज कहें, कुछ भी है। इस शादी में मैं बड़ा था अपनी मर्जी से, और जानना मेरे लिए पहली रिक्वायरमेंट थी, समझना व्यक्ति को। मैं विशाल भाई आपसे ये सवाल इसलिए भी पूछ रहा हूँ क्योंकि जितना मैंने समझा अभी तक कि इंसान की लाइफ में दो बहुत बड़े डिसीजन होते हैं, एक होता है अपना करियर चूज करना और एक होता है शादी करना, है ना? तो मैं चाहता हूँ कि हम दोनों को थोड़ा सा आज टच करने की कोशिश करें, क्योंकि दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट पहलू हैं हमारी लाइफ के। या यूं कहिए पूरी जिंदगी इसी पे टिकी होती है। तीसरा एक एंगल हेल्थ अगर मैं डाल दूं तो पूरी जिंदगी इन्हीं तीनों पे टिकी होती है जनरली। तो उसके बारे में बात करेंगे थोड़ा सा, और उस पर हम लोग थोड़ा सा गहराई में जानने का कोशिश करेंगे। तो ये जो जानने का सिलसिला था आपका, तो इसमें आप लोग मिले भी, डेटिंग भी किया, कुछ घूमे फिरे भी साथ में? मिले, हम मिले, हम लोग, है ना? जाना, एक दूसरे को समझा, जितनी भी समझ थी उस हिसाब से समझा, और फिर कंफर्टेबल हो गए एक दूसरे के साथ। हाँ हम लोग एक साथ जा सकते हैं शादी के रिश्ते में, जिंदगी बिता सकते हैं। थैंक यू फॉर शेयरिंग विशाल भाई। मेरा ना एक सवाल है, बड़े ही मन में चलता है, क्योंकि किताबें पढ़ने का शौक है, करीब 18-20 साल हो गए, और सत्संग सुनने का भी शौक है, और जहाँ भी मौका मिलता है कोशिश करते हैं। तो वहाँ पे ना एक बात आती है कि यार जो सबसे पहली चीज है वो है खुद को जानना, नो दाई सेल्फ, जैसे सुकरात ने बोला कि नो दाई सेल्फ। अब ये नो दाई सेल्फ, तो ये नो दाई सेल्फ होता क्या है एक्चुअली में? मतलब क्या जानना है खुद के बारे में, क्या सच्चाई जाननी है अपने को? जैसे अभी ये कमली वाला हमने भजन सुना, तो इसमें भी यही है कि खुद को जाना नहीं, खुद को समझा नहीं, किताबें पढ़ ली बहुत सारी। तो मैं थोड़ा आपका पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाहता हूँ कि ये खुद को जानना क्या है, ये कि क्या हिसाब किताब है इसका? संदीप, बहुत सारे भ्रम फैले हुए हैं बाहर, मार्केट में बहुत सारे भ्रम फैले हुए हैं खुद को जानने के बारे में। और
ये एक ऐसा पॉइंट है तो मुझे लगता है दुनिया के हर व्यक्ति को समझना बहुत जरूरी है, खुद को जानने का मतलब क्या होता है। क्योंकि अगर हमने ये नहीं जाना तो हमने कुछ नहीं जाना। हम बाहर हो सकते हैं सुपर सक्सेसफुल हो इस दुनिया में, हमने बहुत कुछ कमा लिया हो, बहुत कुछ हासिल कर लिया हो, दुनिया की नजरों में हम बहुत बहुत ऊंचे हो, अंदर से हम बिल्कुल खोखले रह जाएंगे। तो हमने देखा, पिछले साल हमने देखा सुशांत सिंह राजपूत, फेमस एक्टर, सुसाइड। मुझे एग्जैक्टली नहीं पता क्या हुआ उनके साथ, वो सुसाइड था या किसी ने प्रेशराइज किया या क्या, मैं कुछ भी नहीं जानता। पर इतना जरूर कह सकता हूँ कि जो डिप्रेशन और जो कुछ की मन पे चीजें हावी थी, ये था, ये बहुत क्लियर सिम्टम है कि खुद को जानने में कहीं ना कहीं कमी थी। अब खुद को जानने के हम थोड़े सा डिटेल में चलते हैं, क्योंकि यही असली चीज है। ये बिना जाने जिंदगी कभी किसी की सॉर्ट नहीं हो सकती, नेवर एवर। और खुद को जानने का बहुत सिंपल सा एक ही मीनिंग है, अपने विचारों, अपनी भावनाओं, अपनी लाइकिंग, अपनी डिसलाइकिंग, अपनी मान्यताएं, क्या पसंद है क्या नापसंद है, क्या मान के बैठे हो, किस चीज को सच माने बैठे हो, जो हो सकता है झूठ हो बिल्कुल। तो जो विचारधारा होती है, मैं ऐसे सोचता हूं, ऐसे सोचता हूं, ये ठीक है, ऐसा होना चाहिए, ये सब खुद को जानने के दायरे में आ जाता है। मूड्स, इमोशन, लाइकिंग, डिसलाइकिंग, बिलीव्स, कंडीशनिंग, पर्सपेक्टिव, ये सब खुद को जानने के दायरे में आता है। अगर हम अपनी डे टू डे लाइफ के बारे में नहीं जानते, मैं जो कुछ करता हूं क्यों करता हूं, मैं नौकरी करता हूं तो नौकरी करने का प्राइमरी रीजन क्या है, नौकरी मतलब रीजन तो बहुत सारे हो सकते हैं, 3-4 हो सकते हैं, पर टॉप मोस्ट क्या है, ये टॉप मोस्ट हमें पता होना चाहिए, बहुत जरूरी है। ठीक है, हमारा टॉप मोस्ट रीजन काम करने का क्या है। मैं हेल्थ के बारे में क्या सोचता हूं, हेल्थ का होलिस्टिक मीनिंग मेरे लिए क्या है, ऐसे ही रिलेशनशिप का रियल मीनिंग मेरे लिए क्या है, इन सब पे हमें एक क्वेश्चन मार्क लगाना पड़ेगा। जिस तरीके से मैं जी रहा हूं, जो मैं दिन भर में करता हूं, जो जो एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होता हूं, जो भी कारण है मेरा कुछ भी दुनिया में करने का, XYZ, वो कारण क्या है, इन सब कारणों को बहुत डीप रूटेड, बहुत डीप तरीके से जान लेना, यही खुद को जानना है। यानी अपने बारे में जो कुछ भी मेरी डे टू डे लाइफ में हो रहा है, मेरे मन के और फीलिंग, विचारों और फीलिंग के लेवल पे जो कुछ भी चलता है, और मैं दुनिया में जो कुछ भी कर रहा हूं, जिस भी कारण से कर रहा हूं, वो कारण मुझे बहुत स्पष्ट होना चाहिए। कभी कभार हमें कारण स्पष्ट हो जाते हैं, पर वो कारण बहुत सुपरफिशियल होते हैं, उथले होते हैं। हम कहते हैं हाँ मुझे पता है मैं क्यों कर रहा हूं, हम वो कारण भी बता देते हैं, वो कारण इतने खोखले होते हैं जिसकी कोई सीमा नहीं, क्योंकि उस खोखले कारण के पीछे भी एक कारण होता है। हमने कभी उस असली कारण तक जाने की कोशिश नहीं की, क्योंकि वो असली कारण अगर हम जान लेंगे तो जो लेयर हम चढ़ा के बैठे हैं, वो लेयर उतर जाएगी, अपने अंदर की गंदगी, अपने अंदर की का मैल साफ साफ दिखने लगेगा। ओ मैं ऐसा सोचता हूं, इस कारण से सोचता हूं, मैं इतना बुरा भी सोच सकता हूं, मेरे अंदर इतना मैल जमा हुआ है। ये जो असली कारण है, यहां तक पहुंचना असली चीज है। और हमें अपने, हम बहुत डरे हुए लोग हैं, ऑलमोस्ट सभी। हमारे अंदर इतना डर बैठा हुआ है कि अपनी असलियत जिस दिन देख ली, उस दिन घिन आने लगेगी अपनी, तो लिटरली घिन आती है। शुरुआत जब होती है ना, तो घिन आती है अपना असली रूप देख के। वो अलग बात है कि धीरे 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 आप उसके साथ भी सहज होने लगते हैं, पर इनिशियल लेवल पे खुद को जानने का मतलब, मैं जो कुछ भी दुनिया में कर रहा हूं, विचारों के तल पे, भावनाओं के तल पे, मूड्स, लाइकिंग, डिसलाइकिंग, किसी के साथ मेरा रिलेशनशिप क्यों है, किस लिए मैं किसी के साथ रिलेशनशिप में जाता हूं, किस लिए टिका रहता हूं, ये सब खुद को जानने के दायरे में आता है। और इससे हमें अपनी असलियत पता लगती है। जितनी जितनी हमने अपनी असलियत जानी, जितना जितना सही कारण, मूल कारण, राइट रीजन जाना, उतना उतना मैल की परतें दिखने लगती हैं, उतना उतना घिन आनी शुरू होती है। ओ मैं कितना गंदा हूं अंदर से। ये गंदगी देखने में डर लगता है, और कुछ लोगों को ये गंदगी दिखाई देने लगती है, वो डर जाते हैं, इसलिए वो अवॉइड करना शुरू कर देते हैं इसको। बाहर बहुत सारे और मीनिंग भी चल रहे हैं। एक मीनिंग खुद को जानने का कि तुम आत्मा हो या तुम परमात्मा हो, तुम वो हो, यू आर दैट एंड सो ऑन। ये ठीक भी हो सकता है, मैं इस पे कोई क्वेश्चन मार्क नहीं लगा रहा हूँ, ये ठीक हो सकता है। पर जब हम सीधे इस पे जंप करते हैं, तो हम एक इल्यूजन वाली दुनिया में चले जाते हैं, क्योंकि अधिकतर लोग इसी पे जंप करना पसंद करते हैं। मिला हूं बहुत सारे लोगों से, ठीक है, जो बात कर रहे हैं, मुझे ध्यान बहुत पसंद है, मुझे मेडिटेशन बहुत पसंद है, और बुद्धा की बात करेंगे और पता नहीं किस किस की बात करेंगे। बहुत कॉमन से सवाल, जिंदगी के बहुत बारीक सवाल, आपका रिलेशनशिप कैसा है अपनी वाइफ के साथ, और लोगों के साथ रिलेशनशिप कैसा है, इस पर कोई फोकस नहीं, कोई ध्यान नहीं।
क्योंकि वो तो खुद को जानने के दायरे में आता ही नहीं है। तो अगर हम वो सुपरनेचुरल चीजों की, मैं हूं कौन, वो आता है, पर वो बहुत बात की बात है। जब तक आप जो विजिबल है, जो आप दिन भर में कर रहे हैं, उसको नहीं जानते अपने बारे में, तब तक आपको अपना मैल नहीं दिखाई देगा और ये मैल साफ नहीं होगा। ये मैल जब साफ होता है तो वो बहुत दूर की बात है, वो तब आता है। उससे पहले उससे कोई लेना देना नहीं है। सारा खेल अपने भीतर क्या चल रहा है, डे टू डे लाइफ में क्या चल रहा है, जो भी काम करते हैं क्यों करते हैं, इसको जानना ही खुद को जानना है, बस और कुछ नहीं। ओके, तो जैसे विशाल भाई आपने कहा कि खुद को जानना एक सबसे प्राइमरी चीज है, सबसे फंडामेंटल है, और ये सबसे इम्पोर्टेंट काम भी है हमारे लाइफ में, है ना। और इसके बिना हम जो भी कर रहे हैं, जो भी बाहर की चीजें हैं, वो बहुत अधूरी है ना, बहुत खोखली है वो चीजें। तो मेरा आपसे एक सवाल है विशाल भाई कि जो आप खुद को जानने की बात कर रहे हो, अपने आप को जानना बताया, अपने विचारों के लेवल पे, भावनाओं के लेवल पे, कंडीशनिंग के लेवल पे, बिलीव्स के लेवल पे, लाइकिंग डिसलाइकिंग के लेवल पे, आपने इसमें गहराई से जाने की बात, है ना। तो ये ऐसा ऐसा होता है कि आजकल जैसे कि हम, आपने बोला कि हम अपने आप को इल्यूजन में जी लेते हैं, तो जैसे हमें अपने साथ 5-10 मिनट मिलते हैं, हम लोग ज्यादातर लोग असहज हो जाते हैं उसमें, क्योंकि शायद मन में कुछ उनके चल रहा है और उसके साथ वो कंफर्टेबल नहीं हो पा रहे, तो वो फिर जाएंगे कि कुछ करें, फेसबुक खोल लें, व्हाट्सएप खोल लें, कुछ कुछ कर लें, फोन कर लें किसी को। और ये असहजता क्या उसी वजह से आ रही है? बिल्कुल, अंदर बहुत सारा सामान इकट्ठा है ना। हम्म, वो जब भी आप शांत होते हो, थोड़ा सा भी शांत हुए, जब आप कुछ नहीं करते, हम्म, जब आप कुछ नहीं करते, जब आप थोड़ा शांत बैठते हो, तो अंदर जितना भी सामान आपने इकट्ठा किया हुआ है, विचारों, भावनाओं और बाकी सब लेवल पे, वो सब उठ के आना शुरू हो जाता है। और फ्लो इसका इतना तीव्र होता है कि वो झिलता नहीं है नॉर्मली। yes, तो कोई व्यक्ति पहली बार मेडिटेशन करने के लिए बैठेगा, या जिसको हम ध्यान करने बैठते हैं, तो पहली बार जब वो बैठता है तो विचारों का फ्लो इतना तीव्र होता है कि आदमी घबरा जाता है, अरे ये क्या हो रहा है। और वो घबराहट की वजह से हो सकता है वो कहे, अरे ये सब जो हो रहा है मुझे ये सब नहीं चाहिए, ठीक है। तो उसको अवॉइड करने के लिए आदमी अपने आप को बिजी रखने की कोशिश करता है किसी ना किसी फॉर्म में। ये बिजीनेस इल्यूजन है, क्योंकि ये बिजी होने से आप अपनी असलियत के बारे में जान नहीं पाएंगे, आपके मन में चलता क्या है, क्यों चलता है, किस वजह से चलता है, उसके कारण क्या है, इस तक पहुंचना बहुत बहुत मुश्किल हो जाएगा। और बड़े खेद की बात है संदीप कि 80 से 90%, इनफैक्ट मच मोर देन दैट, हो सकता है 90% से भी ज्यादा हो ये कैटेगरी, 90% से ज्यादा लोग बाहर बाहर ही सारी दुनिया, मतलब सारी जिंदगी बाहर ही बिता देते हैं, जहां पे वो किसी ना किसी चीज में इन्वॉल्व होते हैं और अपने बारे में कुछ भी नहीं जान पाते, कुछ भी नहीं, पूरी जिंदगी बर्बाद। मुझे मुझे ऐसा लगता है विशाल भाई कि वही चीजें किसी न किसी एडिक्शन का रूप ले लेती हैं, चाहे वो किसी भी चीज में के फॉर्म में हो सकता है, चाहे वो ड्रग्स की फॉर्म में हो, चाहे फेसबुक एडिक्शन हो, चाहे मूवीज एडिक्शन हो, या कुछ भी ऐसा कि जिससे कि जैसे मेरे को खाली टाइम मिले तो मैं इसमें इंडल्ज हो जाऊं। मतलब ऐसा बिल्कुल मुझे लगता है कि जैसे जैसे खाली टाइम मिले तो मैं इसमें इंडल्ज रहूं और मुझे अपने अंदर की आवाज को ना सुनना पड़े, अपने विचारों को ना देखना पड़े, है ना। बिल्कुल ठीक है। हम्म, तो जब आप इन्वॉल्वमेंट ही चाहते हैं ना, आप चाहते हैं कि मन बिजी रहे, ताकि मन में वो विचार ना उठे, वो भावनाएं दुखी ना करें। हम्म, तो जब हम ये चाहते हैं तो किसी ना किसी चीज में इन्वॉल्व करते हैं, डेफिनेटली उसे अटैचमेंट आता ही है। तो हर व्यक्ति के लिए वो अलग अलग होता है। कोई अपने आप को काम में डुबो देता है बिल्कुल बुरी तरीके से, 12-12, 14-14 घंटे काम करता है, पर जब वो काम से बाहर निकलता है, उसके रिलेशनशिप बहुत सारे, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, पर ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो 14-14 घंटे काम में बिल्कुल कंफर्टेबल फील करते हैं, क्योंकि इन्वॉल्वमेंट होता है हाई लेवल का। पर जैसे ही वहां से बाहर निकले, अब जिंदगी खोखली, अधूरी, खाली, क्योंकि आप दिन भर तो काम नहीं कर सकते। 2-4 घंटे तो ऐसे मिलेंगे ही जहां आपको काम नहीं करना होगा, जहां आप लोगों से मिलेंगे, जहां आप लोगों से इंटरेक्ट करेंगे, वहां असहजता आने लगती है, जैसा कि आपने कहा। तो किसी ने काम में डुबो दिया अपने आप को, कोई रिश्ते रिश्ते की बात करता है, ये ज्यादातर महिलाओं के साथ होता है, सबकी बात नहीं कर रहा हूं। अगर स्पेशली हाउस वाइफ है तो, मेरी फैमिली ही मेरा सब कुछ है, मेरा बच्चा ही मेरा सब कुछ है, एंड सो ऑन। तो अपने आप को उस रिलेशनशिप में डाल दिया, यानी सेंटर पॉइंट फैमिली को बना लिया, अब सब कुछ उनके लिए करना है, ठीक है। तो अपने आप को ऐसी चीजों में इन्वॉल्व किया ताकि हम कहीं ना कहीं बिजी है। और ये हुआ कुछ कॉमन। इसके अलावा आप एडिक्शन में भी फंस सकते हैं, अगर आपकी जिंदगी जो है वो खोखली चल रही है, यानी बाहर है, और उसमें संतुष्टि नहीं है, तो आपको स्ट्रेस होता है, एंग्जाइटी होती है। इस स्ट्रेस और एंग्जाइटी से बचने के लिए कुछ लोग मेडिटेशन का सहारा लेते हैं, हालांकि उसको भी एक हथियार की तरह इस्तेमाल करने लगते हैं।
और कुछ लोग जिनको नहीं पता होता उसके बारे में, या पता भी होता है तो नहीं करना चाहते, वो किसी न किसी एडिक्शन की तरफ बढ़ जाते हैं, क्योंकि ये बुरी फीलिंग से तो हर कोई बचना चाहता है। और जब बुरी फीलिंग आती है तो आपको कोई ना कोई सहारा लेना पड़ेगा। तो वो सहारा कोई म्यूजिक के फॉर्म में लेता है, कोई सिगरेट के फॉर्म में लेता है, कोई ड्रग्स के फॉर्म में लेता है, कोई दारू की फॉर्म में लेता है, कोई मीठे की फॉर्म में लेता है, कोई नमकीन की फॉर्म में लेता है, कोई शॉपिंग की फॉर्म में लेता है, और दुनिया भर की चीजें। ये सब होता है इसलिए है क्योंकि अभी आपको कुछ बुरा बुरा फील हो रहा है, कुछ अधूरापन सा फील हो रहा है, जो आप देखना नहीं चाहते, जिसके साथ आप रहना नहीं चाहते, उसको अवॉइड करने के लिए कुछ और चाहिए। तो जिस भी चीज का आपने सहारा लेना शुरू किया उसमें थोड़ा सा मजा आया, अब आप और लेना चाहते हैं उसका थोड़ा मजा, क्योंकि ये फीलिंग को दबाना चाहते हैं, अवॉइड करना चाहते हैं, तो उसका थोड़ा थोड़ा मजा फिर और बढ़ने लगा और बढ़ने लगा, अब आप हाईली एडिक्टेड हो गए उस चीज के लिए। तो डिपेंडिंग ऑन, अलग अलग लोग अलग अलग चीज का इस्तेमाल करते हैं, वो एडिक्शन में बिल्कुल कन्वर्ट हो जाती है, क्योंकि सच्चाई हम देखना नहीं चाहते। ये सच्चाई डराती है, बहुत डराती है। तो मेरा आपसे एक सवाल ये है विशाल भाई, कि जैसे आपने बोला कि खुद को जानना है और रूट कोज तक जाना है, आपकी जो भी प्रॉब्लम्स है, आपके अंदर जो भी चलता है, तो इसके तरीका क्या है? मतलब कैसे, मतलब हाउ, तरीका मतलब क्या है? क्या करें क्या भाई? अब तुम बताओ, तुमने बोल दिया ये सब बातें, अब करें क्या मेरे भाई? देखो, एक बहुत सिंपल सा तरीका है, हालांकि सिंपल है पर करना चाहे व्यक्ति तो बहुत सिंपल है। क्वेश्चनिंग। बच्चे को आपने देखा होगा कितना क्यूरियस होता है चीजों के लिए, जनरली ऑलमोस्ट हर बच्चा होता है जितना मैंने देखा है। बच्चा 100 सवाल पूछता है आपसे, ये पानी बह रहा है, ये क्यों बह रहा है, ये एसी कैसे काम कर रहा है, ये अंकल ऐसे बोल रहे थे क्यों बोल रहे थे, वगैरह वगैरह। वो 100 चीजें देखेगा, छोटी छोटी चीजें जो आपको इरेलेवेंट लगने लगी है, एक अडल्ट को इरेलेवेंट लगने लगी है, बच्चे को वो उसके लिए तो ब्यूटीफुल चीज है। उसको कुछ दिखाई दे रहा है, उसको बात नहीं समझ में आ रही है, उसको कुछ अच्छा अच्छा लग रहा है, अच्छा होता कैसे है, हो क्यों रहा है, वो 100 सवाल पूछता है। हम में से अधिकतर लोग अपनी जिंदगी से फ्रस्ट्रेटेड होते हैं, बच्चे के सवालों को दबा देते हैं। अब बच्चे के जब सवाल दबने शुरू हो जाते हैं तो वो बड़ा होते होते हमारे जैसे ही फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है, क्योंकि उसके सवाल दब गए। जिस बच्चे के सवाल नहीं दबते, उसको सवालों के जवाब मिलते रहते हैं और उसको एंकरेज किया जाता है कि और पूछ, और पूछ, और अगर मुझे नहीं पता तो मैं कल बताऊंगा, परसों बताऊंगा, पर तू पूछा कर। जिस बच्चे के सवाल नहीं दबते वो सवाल पूछने लायक होता है। अब जब वो बाहरी सवाल पूछता है और अंदर वाले भी सवाल पूछना शुरू कर देता है, मामला बदल जाएगा सारा। तो बहुत बेसिक सी शुरुआत है, अपने रुक जाएं, ठहर जाएं, थोड़ी देर के लिए शांत बैठ जाएं, कुछ ना करें। और वो जब कुछ ना करें तब अपने आप से एक सवाल पूछें, मैं जिंदगी में जो कुछ भी करता हूं वो करता क्यों? ठीक है, मैं नौकरी कर रहा हूं या मैं बिजनेस कर रहा हूं, मेरा प्राइमरी पर्पस क्या है ये करने का? आपको जवाब मिलेंगे, उस जवाब तक रुक ना जाइएगा। जो जवाब मिलेगा अंदर से, उस जवाब पे रुक मत जाइएगा, क्योंकि बहुत हाई चांसेस है खोखला जवाब होगा और सुपरफिशियल लेवल का जवाब होगा। अगर आपने उस जो जवाब मिला है उस पर भी एक और क्वेश्चन मार्क लगा दिया, क्या यही बिल्कुल रूट रीजन यही है, इसके बाद में और इसके नीचे नहीं जा सकता, या फिर इसके भीतर भी कुछ हो सकता है जो मैं जानना नहीं चाह रहा हूं, उस पर भी क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, निश्चित तौर पर कुछ ना कुछ मिलेगा। आप तो अगर हो सकता है 4-5 लेयर हो, आप हर लेयर पे क्वेश्चन मार्क लगाएंगे तो बिल्कुल बॉटम पे जाके आपको एक रूट कॉज मिल जाएगा, आपको एक रियल रीजन मिल जाएगा। ये रियल रीजन आपको आपकी सच्चाई बताएगा, अच्छा मैं इसलिए काम करता हूं। फिर जब ये पता लगेगा मैं इसलिए काम करता हूं, तो फिर उस पर क्वेश्चन मार्क लगाना है, क्या ये राइट रीजन है काम करने का, या ये मुझे सिखा दिया गया है, या ये मुझे पढ़ा दिया गया है, किसने बताया, क्यों बताया, कैसे बताया, मैं क्यों मान के चल रहा हूं, मैंने इस पे क्वेश्चन मार्क क्यों नहीं लगाया आज तक, मैंने जानने की कोशिश क्यों नहीं की। जब हम इस तरीके से हर चीज पे क्वेश्चन मार्क लगाते हैं, मैं खाता जो हूं वो क्यों खाता हूं, किस वजह से मैं खाता हूं, खाने का मेरा प्राइमरी पर्पस क्या है, ठीक है, एक्सरसाइज नहीं करता तो क्यों नहीं करता, करता हूं तो क्यों करता हूं, वो प्राइमरी पर्पस क्या है, किसी व्यक्ति के साथ रिलेशनशिप बनाता हूं, किसी व्यक्ति के साथ बातचीत करता हूं, उसके साथ टिका हूं तो क्यों टिका हूं, नहीं टिकता तो क्यों नहीं टिकता। तो हर चीज में जब आप एक क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, दिन भर में जो कुछ भी कर रहे हैं उसमें बेचैनी है चाहे खुश हैं, तो खुश हूं तो क्यों खुश हूं, बेचैनी है तो क्यों बेचैनी है। जब हम ये क्वेश्चन मार्क लगाएंगे तो धीरे धीरे हम अपने विचार पढ़ने लायक हो जाएंगे। विचार थोड़ा सूक्ष्म होता है, ठीक है, तो इसको
आचार्य प्रशांत का मैं यहाँ नाम लेना चाहूंगा, मेरे जीवन में बहुत योगदान रहा है, उनका बहुत कुछ सीखने को मिला उनसे। तो वो इसको बहुत ब्यूटीफुली समझाते हैं कि अगर आप विचार पढ़ने लायक हो गए, विचार जानने लायक हो गए, तो अपने बारे में बहुत कुछ वैसे ही समझ में आ जाएगा। पर चूंकि विचार सूक्ष्म है और बहुत सारे लोग विचारों को नहीं जान पाते, तो वो अपने कर्मों को ही देखना शुरू कर दें। कर्म स्थूल होता है, कर्म जो है वो ग्रॉस होता है, स्थूल होता है, विचार सूक्ष्म होता है, सटल होता है। तो अगर आपने कर्मों को ही देखना शुरू कर दिया, तो कर्म देख के भी आपको अपने बारे में कुछ कुछ समझ में आने लगेगा। तो शुरुआत वहां से कर लीजिए। जितना जितना आपने अपने कर्मों को देखना शुरू कर दिया, जो भी कर रहे हैं क्यों कर रहे हैं, ये जितना जितना आपने देखना शुरू कर दिया, उतना उतना आपको अपने बारे में जानने को का मौका मिलेगा। किसी सुपरफिशियल रीजन पे रुक मत जाइएगा, क्योंकि रुक के आप कहेंगे हाँ जवाब मिल गया इसलिए कर रहा हूं, ये तो ठीक है। वहां गड़बड़ हो जाती है। हम क्वेश्चनिंग भी करते हैं तो आधे अधूरे में छोड़ देते हैं। एक आंसर हमें मिलता है, हम कहते हैं ये तो ठीक है, नहीं, वो ठीक नहीं होता जनरली। जब तक हम उस पर भी क्वेश्चन मार्क लगा के बिल्कुल रूट कॉज तक नहीं पहुंच जाएंगे, तब तक सच्चाई उजागर नहीं हो पाती। और जब सच्चाई उजागर होने लगेगी तो पता लगेगा ये तो बहुत ही घटिया कारण है काम करने का, क्योंकि ऐसा मुझे सिखा दिया गया, पढ़ा दिया गया, और हर व्यक्ति ऐसा ही कर रहा है बाहर। तो मुझे लगता है क्योंकि 99% लोग या उससे भी ज्यादा लोग ऐसा ही कर रहे हैं, तो यही सही कारण होगा, मुझे भी ऐसा ही करना चाहिए। पर जब सही रीजन मिलता है और वो खोखला नजर आता है, तो आप वो रीजन बदलने की कोशिश करते हैं। और जब आप वो रीजन बदलते हैं, तो आप देखते हैं कितना सुकून आपकी जिंदगी में आना शुरू हो जाता है, क्योंकि आपने घटिया कारणों को हटाना शुरू कर दिया और राइट रीजन से जीना शुरू कर दिया। हर काम राइट रीजन से करना शुरू कर दिया। ये ब्यूटी है। तो खुद को जानना क्वेश्चनिंग से स्टार्ट हो सकता है, एक बहुत ब्यूटीफुल वे है। ओके, थैंक यू विशाल भाई। और फॉर्चुनेटली पिछले कुछ सालों में मुझे अपने घर पे 2 भतीजे हैं मेरे, ओजस्वी एंड तुषार, और उनके साथ रहकर मैंने इस चीज़ को बहुत गहराई से महसूस किया कि वो जो सवाल पूछ रहे हैं, वो जिस तरीके से ऑब्जर्व कर रहे हैं, हमें लगता है कि वो बच्चे, उनको नहीं पता कुछ भी। एंड आई टेल यू कि वो कई बार जब मेरे से बात होती है तो ऐसी ऑब्जर्वेशन देते हैं वो कि मैं हैरान रह जाता हूँ उनको देख के, है ना? तो बिल्कुल ठीक है। मैं, मेरे से एक मेरा जो बड़े वाला भतीजा है तुषार, वो मेरे को बोलता है, अभी पिछले कुछ टाइम में उसने नोटिस किया, जैसे मैंने बता रहा हूँ आप लोगों को, लव मैरिज चल रहा है और काफी टाइम से रिलेशनशिप है। तो एक टाइम ऐसा आया कि उसको ना थोड़ा सा जेलसी होने लगी अपने अंदर, उसको मेरी जो वाइफ है उनको लेकर, और वो बहुत स्ट्रांगली होने लगी। और वो उसके बिहेवियर में दिखने लगा कि कहीं ना कहीं ना ये कंपैरिजन कर रहा है और कि क्या हो रहा है। और मैंने बोला इसके बारे में बात करते हैं आराम से। मैंने थोड़ा सा टाइम निकाल के अलग से बात की। तो जब पहले तो स्टार्टिंग में उसने ये चीज रियलाइज नहीं की, फिर मैंने उसको बोला कि मैंने कहा ऐसा हो रहा है ना कि आप चाहते हो कि चाचा सिर्फ आपके साथ रहें, आपको प्यार करें, है ना, किसी और के साथ ना हो, है ना, ऐसा ऐसा लगता है ना? एंड ही सेड यस। मैंने कहा ओके, कोई दिक्कत नहीं है, परफेक्टली ऑलराइट। फिर बोला चाचा मैं आपसे एक सवाल पूछूं? पूछो यार, कोई दिक्कत नहीं। उसने बोला कि आप सबसे ज्यादा प्यार किससे करते हो, मुझसे करते हो या चाची से करते हो? तो मैं थोड़ी देर के लिए चुप हो गया, क्योंकि यार ये बड़ा मुश्किल सवाल है एकदम से। कह रहा मैं तो आपसे करता हूँ सबसे ज्यादा प्यार। मैंने उस टाइम उसको रिप्लाई किया, मैंने कहा बेटा ये ना गलत फहमी आपकी, आप मुझसे प्यार करते हो। आपको मेरे साथ रहने में अच्छा इसलिए लगता है क्योंकि मैं आपको कुछ प्रोवाइड करता हूँ, मैं आपको खिलाता पिलाता हूँ, आप मेरे साथ अच्छा टाइम स्पेंड करते हो, इसीलिए आपको लगता है कि आप मुझसे प्यार करते हो। लेकिन रीजन तो आपका जो है वो यही है क्योंकि अगर मैं आपको अच्छा फील नहीं हो मेरे साथ में, मैं आपको कुछ ऐसा करवाऊं जो आपके कंफर्ट के दायरे में नहीं आता है, तो ये प्यार भागने में टाइम लगेगा मेरे को। तो ये बहुत बड़ी गलतफहमी है कि आप मुझसे प्यार करते हो। हाँ ठीक है, ऊपर के लेवल पे ओके कि हाँ ठीक है, हम अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं, बढ़िया चीज। फिर दूसरा सवाल वही वही वापस वाले पे आते हैं। मैंने कहा चाचा चाची और आप में से किससे ज्यादा प्यार करता है? तो मैंने कहा देखो ऐसा कोई तोल तो है नहीं, है ना, कि मैं बोलूँ कि हाँ आपसे ज्यादा प्यार करता हूँ। और मुझे पता है कि आप ये सुनना चाहते हो और ये सुनना आपको अच्छा लगेगा, है ना। अच्छा लगता है ना कि कोई बंदा बोले कि यार मैं दुनिया में सबसे ज्यादा तुमसे प्यार करता हूँ। एक बड़ा एक अंदर से ना बड़ा कुछ सेटिस्फेक्शन सा मिलता है। और ये चीज मेरे को, मैंने अपनी वाइफ के साथ भी महसूस की है, वो भी सुनना चाहती है बार बार इस चीज को
कि दुनिया में तुम मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट हो, और ये बात मुझे सुबह शाम बोला करो। तो जब उसने बात की तो उसने फिर जब मेरी चुप्पी को देखा तो मैंने कहा कंपैरिजन नहीं है, तो उसने खुद से एक रीजन निकाला, कह रहा देखो मैं आपकी लाइफ में पहले आया हूँ, उसका बर्थ है 2010 का और हमारा रिलेशनशिप है 2012 का, तो कह रहे देखो मैं आपकी लाइफ में 2 साल पहले आया तो आप मुझसे ज्यादा प्यार करते, मैं ये मान लेता हूँ। तो ऐसे बहुत सारे इंटरेस्टिंग वाक्य, क्योंकि आपने जब बच्चों वाली बात की, जब हम बच्चों से ईमानदारी से बात करते हैं, है ना, और बच्चों के सवालों के साथ हम लोग उनको कोशिश करते हैं उनको सही जवाब दे पाए, बजाय कि हम उसको घुमा दें और ऐसा चीज कर दें, तो ये मैं बहुत कम कोशिश रहती है मेरी कि ऐसी चीज हो। और जब खुल के बात होती है तो फिर ऐसी बातें होती है जो मुझे नहीं लगता कि मैंने किसी और से कर पाए इतनी सहजता से बात, क्योंकि जिस ऑनेस्टी से बच्चा बात करता है, जिस मासूमियत से वो बात करता है, ये बड़ों में क्या होता है ना, वो बहुत सारे लेप लगे होते हैं, उसने कि मेरे बारे में क्या सोचेगा, ये ऐसी बात क्यों कर रहा है, तो ये बड़ा अलग होता है। तो शायद इसलिए कहते हैं कि बच्चों के साथ बच्चों वाला टाइम स्पेंड होना एक लाइफ का गोल्डन पीरियड होता है, और जब बच्चे के साथ हो मेंटली और फिजिकली, वो भी एक अलग टाइम है, क्योंकि आप उस मूवमेंट में हो तो एक अलग ही एक्सपीरियंस है आपका उस टाइम में। तो ये मुझे एकदम आपसे जब बात हुआ तो ध्यान आया इस चीज को लेकर, एंड रियली आई एम वेरी फॉर्चुनेट कि काफी समय जब बच्चों के सवाल सुनता हूँ ना तो खुद भी हिल जाता है ना, और उसका जवाब जब ईमानदारी से देने की कोशिश करते हैं तो बच्चा समझता है, हमें लगता है कि समझेगा नहीं, लेकिन भाई मुझे लगता है कि बहुत अच्छे अच्छे समझदार लोगों से ज्यादा समझदार एक बच्चा होता है, जहाँ तक मेरी ऑब्जर्वेशन। बिल्कुल। तो विशाल भाई, ये खुद को जानना हमने बात किया, फिर बात किया कि एक जो तरीका है वो है क्वेश्चनिंग करना, और क्वेश्चनिंग एक बच्चे जैसी है ना, कि हर सवाल के बारे में पूछना कि क्या है, ये क्यों है ना, और ये सारी चीजें, इसलिए शायद बोलते हैं कि बच्चों के लिए 7 बिलियन वंडर्स है इस धरती पे, 7 नहीं है 7 बिलियन वंडर्स है, क्योंकि हर चीज उनके लिए एक अलग क्यूरियोसिटी है कि ये क्या है, ये क्यों होता है, कैसे होता है, और वो जानना चाहते हैं। तो ऐसे ही जब हम अपने खुद के बारे में भी जो हम लोग लाइफ में कर रहे हैं, तो अगर हम लोग जो फिजिकल लेवल पे कर रहे हैं उससे शुरुआत कर सकते हैं, और जब थोड़ा सटल जानना चाहें तो अपने विचारों के लेवल पे, तो वो भी प्रोसेस पे हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। तो ये हम लोग फिलहाल इस बारे में हमने डिस्कशन किया। दूसरा मेरा सवाल ये है विशाल भाई कि ये बहुत सुनने में आता है कि यार ये ईगो हम लोग सिखाते हैं एक्चुअली में ना, हम लोग, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड रहा है कॉर्पोरेट का, तो वहाँ पे बोलते हैं कि ईगो में से ई हटा दो, यू विल गो हाई, है ना, और ये बहुत ऊपर ऊपर की बात होती है, क्योंकि मैंने ये भी महसूस किया है अपने लाइफ में। तो ये जो अहंकार है, ये जो ईगो है, या जिसको हम लोग बोलते हैं कि ये जो 5 हमारे जो विकार होते हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, तो ये जो अहंकार की बात कर रहा हूँ मैं फिलहाल अभी प्राइमरी, तो इसके बारे में थोड़ा सा बताओ, और ये कैसे हमें आगे बढ़ने नहीं देता अपनी लाइफ में, या कहाँ पे हमें ये रोक के खड़ा हो जाता संदीप, हम सबकी डेफिनेशंस हैं, बहुत सारे लोगों की ईगो पे कोई ना कोई डेफिनेशन है, इमेज तो बना रखी है ना सबने, ईगो ये होता है, ईगो ये होता है, और सबसे कॉमन डेफिनेशन ईगो की हमें देखने को एक मिलती है, क्या कि अपने आप को सुपीरियर फील करना, मैं इससे बड़ा हूं, मैं ऊंचा हूं, देखो मैंने क्या प्राप्त कर लिया, और सो ऑन, ये दिखाना, ठीक है, जिसको हम प्राइड का नाम देते हैं जनरली, दैट यू आर शोइंग प्राइड। तो इसका हम कॉमन डेफिनेशन जो बाहर दुनिया में भी आप सुनोगे, आप मेजॉरिटी लोग यही बोलते मिलेंगे, सुपीरियर फील करता है खुद को, वो ईगो है। बहुत हल्की सी छोटी डेफिनेशन है ईगो की, ईगो बहुत बड़ी चीज है। इनफैक्ट मैं कहूं हमारी पूरी जिंदगी ईगो से ही ऑपरेट हो रही है, हम सब लोगों की पूरी जिंदगी ईगो से ही ऑपरेट हो रही है, और ईगो ही कारण है हमारी जिंदगी के बर्बाद रहने का। हम जो खोखली जिंदगी पूरी जीवन जीते रहते हैं और लास्ट में मर जाते हैं, कभी ये बिना जाने कि हमने ऐसा जीवन क्यों जिया। अगर ये हो रहा है तो इसका मतलब हम ईगो को कभी समझ नहीं पाए। शॉर्ट में अगर मुझे ईगो समझाना है, अगर शॉर्ट में ईगो समझाना है, तो एक डेफिनेशन बहुत काम आएगी हमारे, बिल्कुल व्यवहारिक डेफिनेशन है। जो कुछ भी आप अपने बारे में सोचते हो, मैं ये हूं, ऐसा हूं, वैसा हूं, वो सब ईगो है। मतलब जो भी आइडेंटिटी आप मान के बैठे हो कि मैं ये हूं, ऐसा हूं, वो सब ईगो है। आप कहते हो मैं अच्छा हूं, मैं बुरा हूं, दोनों ही ईगो है। आप कहते हैं मैं हिंदू हूं, मुसलमान हूं, क्रिश्चियन हूं, सिख हूं, या कुछ भी हूं, ये सब भी ईगो है। आप कहते हैं कि मैं इंडियन हूं, जापानीज हूं, अमेरिकन हूं, चाइनीज हूं। आपने देखा होगा लोगों को कितने मजे से लड़ते हैं एक दूसरे से,
मैं इंडियन हूं और मुझे फक्र है इंडियन होने पे। इंडियन होने पे फक्र होने में कोई समस्या नहीं है, पर जब आप इंडियन हो जाते हैं, यानी इंडियन की आइडेंटिटी से चिपक जाते हैं, तो कोई दूसरी कंट्री वाला आपको हल्का लगने लगता है, सस्ता लगने लगता है, ठीक है। उसके वो आपको फिर लगने लगता है कि अच्छा मैं श्रेष्ठ हूं तो ये नीचा है, वगैरह वगैरह। तो किसी भी आइडेंटिटी से जब हम चिपक जाते हैं और आप अपने आप को वो आइडेंटिटी ही मानने लगते हैं, वो सब ईगो है। अच्छा बुरा, सुपीरियर इंफीरियर, गुड बैड, कंपैशनेट, काइंड, नॉटी, जो भी आप रोल दे रहे हैं, फादर मदर, हम कहते हैं मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूं, मैं डॉक्टर हूं, मैं टीचर हूं, मैं ट्रेनर हूं। अगर इस टीचर ट्रेनर की आइडेंटिटी से भी हम चिपक गए हैं और अपने आप को टीचर ही मानने लगे हैं, और बिहेवियर हमारा ऐसा ही होने लगा है कि अब हर जगह हमारा वो टीचर ही दिमाग में घूमता रहता है। इसका छोटा सा उदाहरण मुझे याद आ रहा है। बहुत सारे लोग, ठीक है, हर जगह उनका इंट्रोडक्शन भी पूछा जाता है तो पहले डॉक्टर लगाते हैं, आई एम डॉक्टर दिस दिस दिस। मतलब आपकी आइडेंटिटी अब वो हो गई है कि भाई दुनिया जाने तो ये जाने डॉक्टर है, चाहे आपने पीएचडी किया है, चाहे आप एमबीबीएस या एमडी वगैरह किया है आपने। तो आइडेंटिटी इतनी हावी कभी कभार हो जाती है कि आप अपना नॉर्मल नाम लेने में भी आपको हो जाता है, क्योंकि अब आप अपने आप को डॉक्टर ही समझते हैं। तो कहीं पे भी आपका इंट्रोडक्शन भी पूछा जाता है तो आप डॉक्टर से ही बोलते हैं। ऐसे आपको बहुत सारे लोग दिखाई दे जाएंगे। तो होता यही है बेसिकली, क्योंकि आप किसी आइडेंटिटी से बहुत बुरी तरह चिपक जाते हैं, ठीक है। और ईगो का काम है चिपकना। ये एक दूसरी डेफिनेशन भी है ईगो की, कि ईगो चिपक जाती है किसी भी चीज से। उसे लगता है कि दूसरी चीज से मुझे कुछ मिलने वाला है, खुशी मिलेगी, कुछ मिलेगा, ठीक है। तो कभी हम व्यक्ति से चिपकते हैं, कभी हम विचारों से चिपकते हैं, कभी हम चीजों से चिपकते हैं। ईगो का काम क्या है? अपने आप को कोई चीज मान लेना और किसी चीज के साथ या किसी व्यक्ति या विचार के साथ चिपक जाना, ये सोच के कि इससे कुछ मिलेगा। ये ईगो है। इसको अगर गहराई से अपनी जिंदगी में देखेंगे तो समझ में आएगा कि हमारी पूरी जिंदगी ईगो पे ही टिकी हुई है, कुछ भी नहीं है इसके अलावा। अगर मैं औरतों की बात करूं तो एक कॉमन फिनोमिना दिखता है कि उनकी जिंदगी बच्चों के अराउंड बहुत इर्द गिर्द घूमती है। बहुत सारी, सबकी बात नहीं कर रहा हूं, पर बहुत सारी लेडीज ऐसी होती हैं। तो आप अब मदर का रोल प्ले करने के बजाय मदर ही बन गई। वो आइडेंटिटी बहुत दिमाग पे हावी हो गई और दिमाग में हर वक्त आपके बच्चा ही घूमता रहता है। और बच्चा चिपक गया, बच्चे से चिपक गए तो बच्चा ऐसा करता है तो आप खुश हैं, ऐसा नहीं करता तो आप दुखी हैं। बच्चा अच्छे मार्क्स लाता है तो आप खुश हैं, बच्चा कम मार्क्स लाता है तो आप दुखी हैं। बच्चा आपकी बात मानता है तो आप खुश हैं, बच्चा नहीं मानता तो आप दुखी हैं, एंड सो ऑन। ये ईगो है। हम ईगो को ऐसे देख नहीं पाते। कोई भी आइडेंटिटी जिसके साथ आप चिपक गए हैं और जो आप खुद को मानने लगे हैं, आप देखेंगे अब जब उस आइडेंटिटी या वो रोल प्ले भी नहीं कर रहे आप, तब भी वो आपके दिमाग में चले जा रही है, घूमे जा रही है, विचारों के तल पे या किसी और तल पे। छोटा सा एक एग्जांपल है। बच्चा बीमार है तो बच्चे के साथ आप 5-6 घंटे रहे, आपने दवा दारू जो भी करनी थी सब किया, पर आप वहां से बाहर निकलते हैं तो भी आपके दिमाग में बच्चे ही घूम रहा है। आप जॉब पे चले गए हैं, काम पे चले गए हैं, वहां आपका मन नहीं लग रहा है क्योंकि बच्चा घूम रहा है दिमाग में। इसका मतलब आप उस मदर वाली आइडेंटिटी या फादर वाली आइडेंटिटी से चिपक गए हैं बुरी तरीके से, और अब आपके दिमाग में जब उस रोल की जरूरत भी नहीं है तब भी वही रोल चले जा रहा है। यही हमारी जिंदगी है। हम हर चीज के साथ चिपक जाते हैं। ईगो का मतलब ही चिपकना है। कभी हम रिलेशनशिप के साथ चिपक जाते हैं, कभी हम पैसे के साथ चिपक जाते हैं, कभी हम नाम शोहरत इज्जत के साथ चिपक जाते हैं, कभी कामयाबी के साथ चिपक जाते हैं, कभी नाकामयाबी के साथ चिपक जाते हैं। मैं वर्थलेस हूं, मैं किसी काम का नहीं हूं, ये भी चिपक जाना है। हम सोचते हैं सिर्फ कामयाबी के साथ चिपकना ईगो है, नाकामयाबी के साथ चिपकना भी ईगो है। मैं किसी काम का नहीं, आई एम वर्थलेस, आई एम यूजलेस, आई एम नो गुड, ये भी ईगो है। आई एम सुपीरियर, ये भी ईगो है। तो किसी भी आइडेंटिटी, जो भी आइडेंटिटी आप खुद को मानने लगे हैं और वो उस तरीके के विचार आपके दिमाग पे हावी हो गए हैं, अब चलते रहते हैं, बिना सोचे बिना समझे चलते रहते हैं। जब उनकी जरूरत नहीं है तब भी चलते रहते हैं, तो आप समझ लीजिए आप ईगो से ग्रस्त हैं। सो मोस्ट ऑफ द टाइम वी आर जस्ट एक्टिंग आउट ऑफ ईगो। ये होलिस्टिक डेफिनेशन है ईगो की। हम जब ईगो को इतना सा समझते हैं तो इतना सा ही समझते हैं, उसी के हिसाब से एक्ट करते हैं। पर जब हम ईगो को इतना जान लेते हैं तो हमें समझ में आता है मेरी तो पूरी जिंदगी ईगो पे टिकी हुई है भाई।
मैं तो हर समय, हर वक्त, हर क्षण ईगो से ही ऑपरेट करता हूं, इसलिए मेरी जिंदगी इतनी झंड है, इसलिए मैं इतना दुखी हूं, इतना बेचैन हूं। शॉर्ट में तो इतना ही समझा सकता था फिलहाल मैं ईगो के बारे में। थैंक यू भाई। मुझे पता है कि जब आप सेशन करते हो और जब आप उसके डिटेल में जाते हो तो वही आपका क्वेश्चनिंग और वो वाला स्टाइल बड़ा ही खतरनाक स्टाइल है वो, बड़ा अच्छा है। कहता ना कि कुछ नीम खाते हैं तो यहाँ पे थोड़ा हो सकता है कड़वा लगे, लेकिन जब यहाँ के बाद नीचे उतर जाता है ना तो पेट में थोड़ा सा आराम करता है, पता लगता है कि हाँ कुछ काम कर रहा है। तो मेरा आपसे एक दो सवाल और है विशाल भाई, क्योंकि आपके साथ बात करने का मुझे तो लग रहा है कि घंटा 2 घंटे में भी हम शायद ऊपर ऊपर से ही बात कर पाएंगे। अभी मुझे लग रहा है कि गहराई में जाना है, बट मैं चाह रहा हूँ कि फिलहाल ये एक शुरुआत हो, एक 40-45 मिनट से ना एक शुरुआत हो, उसमें कुछ बेसिक बातें हम लोग टच करें, है ना। तो हमने खुद को जानने की बात किया कि खुद को जानना में क्या है इंपॉर्टेंट हमारे लिए, फिर हमने बात की कि उसको जानने का तरीका क्या है ना, वो हमने क्वेश्चनिंग बात किया उसका। फिर हमने बात किया कि अहंकार क्या है, जो हम लोग को सुनने में आता है कि अहंकार है ये इंसान का ना, कुछ भी आपने बताया। तो चाहे हम लोग उसको पॉजिटिव मान के बैठे या अपने आपको नेगेटिव मान के बैठे, दोनों ही अहंकार है एक्चुअली, है ना। तो ये आपने बात की। तो मेरा आपसे ना 2-3 सवाल और हैं। पहला ये कि जो आपके करियर को लेकर बात करते हो, तो उसमें आप एक बात करते हो इनर कॉलिंग को, है ना। तो उसको लेकर थोड़ा-सा बताएँ ताकि जो लोग हैं वो अपने करियर को लेकर कुछ क्या चुनाव करें या वो इनर कॉलिंग तक मतलब कैसे पहुँचे? थोड़ा उसके बारे में आप बताएँ। देखिए संदीप, इनर कॉलिंग को मैं ऐसे बोलता हूं कि जो आपके अंदर की आवाज है। हम में से अधिकतर लोग कहते हैं कि हाँ मैंने अपने अंदर की आवाज सुन ली, पर होता यह है कि हमने बाहर से सुनी होती है और उसको हम अपने अंदर की आवाज कहने लगते हैं। सच नहीं है। अंदर की आवाज वो होती है जिसका बाहर की आवाज से कोई लेना देना नहीं है, दूर दूर तक भी। ठीक है, यानी जो सोसाइटी जिस तरीके से ऑपरेट करती है और जो सोसाइटी ने सिखा दिया कि ये कारण होने चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पे जो सबसे प्राइमरी रीजन मुझे किसी भी व्यक्ति के काम करने का मिलता है, जब पूछता भी हूं अपने सेशन में, क्वेश्चन भी पूछता हूं और बाहर भी क्वेश्चन पूछता हूं, तो एक बहुत कॉमन आंसर मिलता है, पैसे के लिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करने के लिए। ठीक है, और मजे की बात है, अपनी बच्ची को पढ़ा रहा था एक दिन, तो टेक्स्ट बुक में भी देखा। ठीक है, तो काम को पैसे से ही जोड़ा हुआ था। जो काम हम पैसा कमाने के लिए करते हैं वही काम है, वही ऑक्यूपेशन है। ये जब सोसाइटी सिखा रही है और बुक में भी यही सिखा रही है और बाहर भी हर व्यक्ति कहता है कि पैसे के लिए काम करना है, आपको सर्वाइवल के लिए पैसा चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है, सर्वाइवल के लिए पैसा चाहिए। पर काम को जब आप पैसे के दायरे में डाल देते हैं कि सर्वाइवल के लिए आपको पैसा चाहिए इसलिए आपको काम करना है, तब बड़ी गहन समस्या हो जाती है। एक व्यक्ति जिसके पास खाने के लिए पैसा नहीं है, ठीक है, वो कहता है मैं पैसे के लिए काम कर रहा हूं क्योंकि मेरे पास खाने के लाले हैं, तो बात समझ में आती है। पर जब आपकी बेसिक नीड पूरी होने लगी, ठीक है, जो भी आपको चाहिए था, पहनने के लिए कपड़ा चाहिए था, खाने के लिए रोटी चाहिए थी, वो भी मिल रहा है, और मान लीजिए छत भी है, चाहे रेंट की है, ये सब आप इतना कमाते हैं कि ये सब आपके पास अवेलेबल है आराम से। उसके बाद भी आप कहते हैं मैं पैसे के लिए काम कर रहा हूं, ये बड़ी भयंकर समस्या है। और आप 99% लोग पैसे के लिए काम करते हुए पाए जाएंगे, या फिर रीजन थोड़ा डिफरेंट होगा, नाम, शोहरत, इज्जत, पावर एंड सो ऑन। कुछ लोग सेल्फ सेटिस्फैक्शन का नाम भी देते हैं, पर वो सेकंड या थर्ड नंबर पे आता है। पैसा प्राइमरी होता है, पैसा प्राइमरी होता है। तो जब तक हम पैसे के लिए जिंदगी भर काम करते रहेंगे, बड़ी त्रासदी है, बहुत दुखी रहेंगे। सुनने में कड़वा लगेगा, सुनने में बुरा लगेगा, पर सच है। तो इनर कॉलिंग में कहता हूं कि जब आप ऐसे काम को आइडेंटिफाई कर लें अपने लिए, आप ऐसे काम को अपने लिए आइडेंटिफाई कर लें जो जिसमें पैसा चाहे भले कम मिले चाहे ज्यादा मिले, कोई फर्क नहीं पड़ता, पैसा सेकेंडरी हो जाए आपके लिए, पैसा बहुत बात की चीज हो, पैसा प्राइमरी ना हो। आपको पैसा नहीं भी मिलता तो आप बड़ी खुशी खुशी और उसी इंटेंसिटी से काम कर सकते हैं जहां पैसा नहीं मिलता। फॉर एग्जाम्पल, आप कोई व्यक्ति है जो ट्रेनिंग सेशन करता है, एक वो बिल्कुल फ्री कर रहा है और एक वो बहुत हाई चार्ज कर रहा है, लेट्स से एग्जाम्पल, कोई अंतर नहीं है इन दोनों सेशन में किसी भी तरीके का। आपका इनपुट बिल्कुल वैसा का वैसा जो आप इस पैसे लेके कर रहे हैं और जो आप फ्री कर रहे हैं, कोई अंतर नहीं दिखाई दे रहा। इसका मतलब अब आप पैसे से ऊपर उठ गए, अब पैसा सेकेंडरी है आपके लिए। हाँ, पैसा रिक्वायरमेंट है तो इसलिए पैसा आदमी लेता है किसी ना किसी फॉर्म में, कभी वो डोनेशन की फॉर्म में लेता है, कभी वो पैसा मांग के लेता है, एंड सो ऑन, बहुत अलग अलग तरीके हैं। पर जब हम पैसे के लिए, प्राइमरी रीजन हमारा पैसे के लिए काम करना होता है, ये बहुत बड़ी समस्या है अपने आप में, हमें चैलेंज करना पड़ेगा इसको।
इनर कॉलिंग में कहता हूं आपके अंदर की आवाज, आपके अंदर से कुछ निकलता है जो ये कहता है कि इसके लिए पैसा भले ही कम मिले या कभी ना भी मिले, कोई दिक्कत नहीं है, ये काम बहुत जरूरी है, ये काम से मुझे प्यार हो गया। जिस काम से आपको प्यार हो गया, जो आपके अंदर से निकला है, आपकी समझ से निकला है, जो बाहर सिखाई सिखाई रटी रटाई बातों पे नहीं डिपेंड करता है, बस वही इनर कॉलिंग है। जिस दिन हमने ये फाइंड आउट कर लिया अपने बारे में कि हाँ ये चीज मेरे भीतर से निकल रही है और ये करने में मुझे बड़ा आनंद आता है, ये करने में बड़ा मजा है, बस उस दिन मामला पलट गया सारा। उसके बाद जिंदगी भर आप पैसे के लिए काम नहीं करेंगे और आपको पैसे के बारे में सोचने की भी शायद जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये काम जो आपके अंदर से निकल रहा है और जिससे प्यार हो गया है, आप उसमें इतने गहरे चले जाएंगे, इतने गहरे चले जाएंगे कि लोग आएंगे आपके पास वो सर्विस लेने, क्योंकि उनको समझ में आ जाएगा इस व्यक्ति के पास कुछ ऐसा है बेहतरीन जो ये दे सकता है। कुछ भी हो सकता है। आप हो सकता है संगीत में डूब जाएं, आप हो सकता है कुछ लिखने वाले हों और आपके शब्द छन छन के आते हैं आपके अंदर की समझ से, वो किसी की जिंदगी में बहुत कुछ कंट्रीब्यूट कर दें। हो सकता है आप डांस के थ्रू एक्सप्रेस करें अपने आप को, अपनी समझ को। हो सकता है आप टेक्नोलॉजी में बहुत अच्छे हो तो आप ऐसा सॉफ्टवेयर बनाएं, आप ऐसे ग्राफिक डिजाइनिंग में हो, आप ऐसी चीजें डिजाइन करें जो एक्चुअल में लोगों को मदद करती हैं चीजों को समझने में, एंड सो ऑन। हर प्रोफेशन में आप ऐसी चीज कुछ कर सकते हैं। ये इनर कॉलिंग कुछ भी हो सकती है, किसी भी फील्ड में हो सकती है, पर निकलना आपके भीतर से चाहिए, आपकी समझ से निकलना चाहिए। हमारा ब्रेन भी अलग अलग टाइप से कॉन्फ़िगर्ड होता है, पर चूंकि हम जिंदगी भर पैसे के लिए काम करते रहते हैं और डरे रहते हैं पैसा नहीं मिला तो क्या होगा, इसलिए अगर कभी कभार आइडेंटिफाई भी कर लेते हैं कि हाँ इस चीज में करने में बड़ा मजा आता है, बड़ा रस है, बड़ा आनंद है, और इससे कुछ नहीं भी मिलता तो भी कोई तकलीफ नहीं है, ये समझ में आने के बाद भी पैसे के डर के मारे कभी उसमें उतर ही नहीं पाते। बहुत सारे लोग तो कभी आइडेंटिफाई नहीं कर पाते क्योंकि वो क्वेश्चन मार्क नहीं लगाते, और बहुत सारे लोग आइडेंटिफाई करने के बाद भी इस पैसे के डर के चक्कर में कभी उतर नहीं पाते। ऐसे लोगों से मेरा सिर्फ एक ही कहना है, बहुत खोखली जिंदगी हमने बिता दी। खोखली जिंदगी इसीलिए क्योंकि हो सकता है हाँ जब आप ऐसे काम में उतरे और आपको नहीं पता ये काम आगे जाएगा नहीं जाएगा, आप उसमें सफल होंगे नहीं होंगे, आपको कुछ नहीं पता, तो चैलेंज आते हैं निश्चित तौर पे। हो सकता है आप बहुत बुरे दौर से भी गुजरे, बहुत चैलेंजिंग दौर से गुजरे, जहाँ पैसा भी बहुत कम हो, जहाँ सर्वाइवल के लिए भी थोड़ी समस्या आने लगे, ये बिल्कुल संभव है। पर एक बार आप उस अवस्था से गुजर गए और आप अपने काम में बहुत गहरे उतर गए, उसके बाद देयर इज नो लुकिंग बैक। फिर ये काम आप इतनी ईमानदारी से, इतनी शिद्दत से, इतनी गहराई से, इतनी इन्वॉल्वमेंट से कर सकते हैं जहां ना आपको समय देखने की जरूरत पड़ेगी, ना आपको पैसा देखने की जरूरत पड़ेगी, ना आप नाम शोहरत, ये सब भी आपके लिए बिल्कुल सेकेंडरी बातें हो जाती हैं, वो काम आपके लिए बहुत प्राइमरी हो जाता है। उस काम में ही रस है, ये इनर कॉलिंग है। हम में से अधिकतर लोगों में ये हिम्मत ही नहीं है कि अपने भीतर जाके कुछ ऐसा ढूंढने की कोशिश करें। जी भाई, तो मुझे ना एक आपकी बात से ना याद आ गया, एक संदीप महेश्वरी हमारे काफी अच्छे स्पीकर हैं और उनके वीडियोस बहुत पिछले कुछ टाइम में बहुत लोगों तक पहुंचे। तो किसी ने उनसे सवाल किया, सर ये अंदर की आवाज क्या होती है, क्योंकि वो भी बोलते हैं कि अंदर की आवाज, अंदर की आवाज। तो कि हमारा तो बहुत कुछ करने का मन करता है, लेकिन वो अंदर की आवाज है या नहीं है कैसे पहचाने, या सच में वो मेरी इनर कॉलिंग है या नहीं है। तो उन्होंने एक एक शेयर किया आपने उसके ऊपर उनका पर्सपेक्टिव, तो मुझे थोड़ा एक हद तक ठीक लगा। उन्होंने बोला कि जो आपके अंदर की आवाज है, जब आप उसको सुन लोगे, पहली बात तो आप जल्दबाजी मत दिखाओ, ये अंदर की आवाज, ठीक है। 2 दिन, 4 दिन, हफ्ता, 10 दिन, 20 दिन तक वो कंसिस्टेंसी आती रहेगी। टेक योर टाइम, जल्दबाजी मत दिखाओ, क्योंकि अभी तुम्हारे मन में विचार आया, आपको लगे अंदर की आवाज है ना। तो ऐसा नहीं है। पहली बात तो वो कंसिस्टेंट आएगी तो कंसिस्टेंट आएगी, नहीं तो बहुत नहीं आएगी, वो मन की आवाज है जो ऊपर से आ रही है। दूसरी बात, जब आप अपने अंदर की आवाज वाला काम करोगे तो होता क्या है कि हम ना बेस्ट केस सिनेरियो देखते हैं कि इससे मुझे ये मिलेगा, ये मिलेगा, ये कर दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, ऐसा हो जाएगा, सब कुछ दिखता है, नेम पे मनी, एवरीथिंग आई विल गेट आउट ऑफ इट। ये जनरल लोग देख लेते हैं और ये बड़ा मोटिवेटिंग भी लगता है कि यार इसमें तो मैं झंडे गाड़, कह रहे थोड़ा वेट करो, जल्दबाजी मत करो। अब इसका वर्स्ट केस सिनेरियो देखो, कुछ नहीं होगा, बर्बाद हो जाओगे, टाइम खराब हो जाएगा, पैसा खराब हो जाएगा, ये भी देख लो। अब इन दोनों को सामने देख लो, रियलिटी ये वाली भी है, ये बेस्ट केस सिनेरियो है, ये वर्स्ट केस सिनेरियो। अब इन दोनों के बीच में तुम खड़े हो
और उसके बाद भी तुम होश में वो काम करना चाहो कि चाहे ये हो चाहे ये हो, मैं फिर भी इस काम को करना चाहता हूँ, क्योंकि ये काम है जो मतलब सच में मैं करना चाह रहा हूँ। तो वो शायद तुम्हारे अंदर की आवाज है, नहीं बाहर की आवाजें। कई बार हमें अंदर की आवाज लगती है, जो कि बहुत आसान है, क्योंकि विचार ऐसे लगते हैं कि यार अंदर से आ रहा, अंदर से आ रहा, अंदर से आ रहा। तो ये मुझे ठीक लगा जो आपने बताया ये चीज भी, कि हम दोनों चीजों को देख ले उस चीज को, है ना। और सक्सेस और ये फेलियर भी कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि ये भी बहुत टेम्परेरी चीज है ना। नेम फेम मनी ये भी बहुत टेम्परेरी चीजें हैं, बहुत सब्जेक्टिव है। तो जब आप किसी, अब यहाँ पे एक और डायलॉग याद आ गया, क्योंकि मैं आजकल इस बारे में बात कर रहा हूँ अपने सेशंस में भी, आईसीआई के सेशंस में भी। तो मैंने कहा बहुत से लोगों ने एक मूवी देखी है, 3 इडियट्स, और बहुत लोग तारीफ करते हैं, अरे क्या मूवी है। और मुझे लगता है उनके जीवन में कुछ बदलाव आया होगा, बजाय कि सिर्फ उसका एंटरटेनमेंट देखने। तो वहां पे भी एक लाइन है, उसने बोला कि एक्सीलेंस के पीछे जाओ, यानी कि अपने काम में गहरे जाओ, सफलता झक मार के तुम्हारे पीछे आएगी। ये दूसरे तरीके से बताने की कोशिश की है कि जितना आप गहरे उतर जाओगे अपने काम में, बाकी सारी चीजें आपको फॉलो करेंगी। लेकिन ये बात सुनने में बड़ी ऊपर से लग रही है, अब एक्सीलेंस में कैसे जाएंगे, या जो काम है उसी में एक्सीलेंस में जाना है, कोई और दूसरा काम है? तो ये सारी चीजें, तो ये 2-3 चीजें हैं। मुझे लगता है कि कोई बंदा जो अपने करियर को लेकर सोच रहा है, तो डेफिनेटली उसको इसमें थोड़ा सा गहराई से विचार करना चाहिए। और जो लोग ऑलरेडी जिम्मेदारियों में हैं, तो उनको लगता है कि अब हम कुछ नहीं कर सकते, तो मेरा उनसे विनम्र प्रार्थना है कि वो थोड़ा सोचें इस बारे में, है ना। रुके कि अगर मान लो आपने 10 सालों से कोई चीज कैरी ऑन कर रहे हैं और आपको लगता है कि नहीं अब तो बस जिंदगी भर इसी में पिसेंगे और इसके अलावा कुछ दिखता नहीं है, तो मुझे लगता है कि आपको थोड़ा सा रुक के विचार करना चाहिए। और विशाल भाई का एक कोर्स है, डिकोड योर हाईएस्ट पोटेंशियल, जिसमें कि ये बहुत अच्छे से इस बारे में बात करते हैं कि खुद की सच्चाई को जानो। और बेटर लेट देन नेवर, एक अंग्रेजी में कहावत है ना। हो सकता है आप चूज कर चुके हो सकता है आप चूज कर रहे हो सकता है आप चूज करने वाले हो। तो कभी नहीं से देरी भली। तो अगर आप अपने करियर के बारे में सोचना चाहें उसमें, तो कभी नहीं से, हो सकता है देर होगी हो, बट आप इस बारे में विचार करें। विशाल भाई का कोर्स को ज्वाइन करें, और ये बहुत फ्रीली अवेलेबल है इनका कोर्स। और sochkholo.com पे आप जाके उसमें आप डिटेल्स ले सकते हैं इसके बारे में। तो ये तो हो गया विशाल भाई करियर के बारे में, है ना, जो एक बहुत इंपॉर्टेंट पहलू है हमारा। दूसरा पहलू है रिलेशनशिप के बारे में यार, क्योंकि ये एक चक्कर क्या होता है कि इसमें रहता है बंदे को कि दूसरा बंदा मुझे खुशी देगा, प्यार खुशी और वो चीजें। और उस चक्कर में मैं बताऊं पर्सनली, खैर क्योंकि मैंने भी उस दौर से काफी गुजरने का मौका मिला, और बहुत सारे तसल्ली वाले अनुभव हुए। हमारे एक भाई साहब है, वो कहते हैं कच्छू कटने वाला, ऐसा कुछ बोलते हैं वो। मुझे लिटरली पता नहीं उसका क्या रहता, लेकिन वो कहेंगे कच्छू कटेगा अभी। तो भैया कटेगा भी, और थोड़ा बहुत कटा भी है, और कट भी रहा है अपनी जगह पे थोड़ा बहुत, है ना। हो सकता है थोड़ा बड़ा कटे या कम कटे, आई डोंट नो दैट। तो रिलेशनशिप के बारे में थोड़ा सा बताएं यार विशाल भाई, की जो लव या मैरिज जो दो चीजें होती हैं, इसमें रिलेशनशिप में क्या कुछ एडवाइस करना चाहेंगे, एक दो चीजें जो आपको इंट्रोस्पेक्ट करने में हेल्प करें, रिलेशनशिप की गहराई में जाने में हेल्प करें। इसको ऐसे देख सकते हैं संदीप की, जो मीनिंग सोसाइटी देती है मैरिज का, वही छन के चला आ रहा है। और उसी के बेसिस पे आदमी शादी में जाता है। ये चीजें देख लो, ऐसा ऐसा देख लो, समस्या यहीं से शुरू हो जाती है। थोड़ा सा सेंसिबल आदमी होता है तो कंपैटिबिलिटी चेक करता है। कंपैटिबिलिटी मतलब अच्छा तुम्हें ये पसंद मुझे ये पसंद, तुम्हारी ये सोच मेरी ये सोच। तो अगर 70-80% तक मैच कर रही है, तुम ऐसा सोचती हो मैं ऐसा सोचता हूँ, तुम्हें ये पसंद है मुझे ये पसंद है, हॉबीज वगैरह के चलते ओवरऑल ठीक लग रहा है, 70-80% तक मैच हो रहा है, चलो चलते हैं। थोड़ा सेंसिबल आदमी होता है तो ये करता है। और बिल्कुल इनसेंसिबल आदमी होता है, यानी बिल्कुल सोसाइटी के प्रेशर में ही चल रहा है, तो वो कहता है जी उम्र हो गई 27 साल की 28 साल की, ठीक है, और सोसाइटी कहती है अभी तक शादी नहीं की क्या कर रहे हो, तो प्रेशर में शादी कर ली। और बहुत सारे खोखले रीजन, बहुत सारे, बहुत मतलब बिल्कुल खोखले रीजन जिसे कहते हैं। तो सोसाइटी हमें जो सिखाती है, या तो प्रेशर में शादी कर लेते हैं हम बिल्कुल खोखले रीजन की वजह से, या फिर एक अकेलापन और खालीपन महसूस होता है, ठीक है, तब हम शादी कर लेते हैं। ये भी बिल्कुल खोखला रीजन है। और तीसरा, आप कहते हैं अच्छा ठीक है, मतलब एक पार्टनर सोसाइटी भी कहती है होना चाहिए, और मुझे भी लगता है कि हाँ होना चाहिए, तो कंपैटिबिलिटी चेक कर लेते हैं।
ये चीजें मैच करेंगी, इतना इतना मैच करेगा, लगेगा कि हाँ अभी बोथ आर कंपैटिबल भी इधर है, तो चले जाएंगे अंदर और सब ठीक हो जाएगा। हम एक चीज नहीं समझ पा रहे, जिसको हम कंपैटिबिलिटी का नाम देते हैं, जिसको हम किसी भी चीज का नाम देते हैं, ये सब कहाँ से आता है, इस पे हमने कभी क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया। कंपैटिबिलिटी मतलब क्या? आप जो कहते हैं कि मेरी लाइकिंग है ये मुझे ऐसा करना अच्छा लगता है, या फिर मेरे घर में ऐसा ऐसा होता था तो ऐसा होना चाहिए, यहाँ पे भी मुझे एक्सपेक्टेशन है कि ऐसा होना चाहिए। ये सब हम मैच करने की कोशिश करते हैं, और ये सब बिल्कुल खोखले रीजन है, या यूं कहिए कि ये कंडीशनड माइंड का वो है, उत्पाद है। आपके घर में एक पर्टिकुलर तरीका था जिससे आपको ब्रॉटअप किया गया। फॉर एग्जाम्पल, सेशंस करता रहता हूं तो बहुत सारी चीजें मिलती हैं। कोई ऐसा घर है जहां लेडी को गिफ्ट दिए जाते हैं, जहां फादर गिफ्ट दे रहे हैं लेडी, ठीक है, उस अपनी बच्ची को गिफ्ट देते हैं बहुत सारे, और फ्रीक्वेंट गिफ्ट देते हैं। इस लेडी को आदत पड़ जाती है गिफ्ट लेने की। अब जब ये अपने शादी करके वहां जा रही है पति के पास, तो इसको ये लगता है कि भाई मुझे वहां गिफ्ट मिलता था, मुझे यहाँ भी गिफ्ट मिलना चाहिए, क्योंकि मुझे गिफ्ट लेना बहुत पसंद है। अरे आपको आपके फादर ने गिफ्ट नहीं दिए होते तो क्या आपको गिफ्ट लेना पसंद होता? तो आपके बैकग्राउंड में जो कुछ भी हुआ आज तक, आपके कल्चर में जो कुछ भी हुआ, यानी आपके घर में जो भी चीजें फॉलो हुई, आप उसको ही सही माने बैठे हैं। आप ये कहते हैं कि वैसा हुआ और मुझे ऐसा ही आगे भी चाहिए, इसी को मैं कंडीशनिंग का नाम देता हूँ। तो चाहे वो गिफ्ट लेने की बात हो, चाहे वो मेरे घर में ऐसा ऐसा ये पूजा पाठ होता है, ये तरीका है रहने का, साड़ी पहननी चाहिए या सूट पहनना चाहिए या इस तरीके के कपड़े पहनने चाहिए, इस तरीके का आचरण होना चाहिए, एंड सो ऑन, दुनिया भर की चीजें। और आप देखेंगे कि मेजॉरिटी प्रॉब्लम्स इन्हीं चीजों की वजह से होती है। मेरे घर में ऐसा होता था या मुझे ऐसा ठीक लगता है, और तुम्हारे घर में ऐसा हो रहा है, तुम्हें ऐसा ठीक लग रहा है, कंपैटिबिलिटी मैच नहीं हो रही। अरे ना जो उस घर में होता था वो ठीक है, ना जो इस घर में होता था वो ठीक है। हो सकता है दोनों कंडीशनिंग से आ रहा हो। आप अपने पूर्वजों के हिसाब से चले आ रहे हैं, वो अपने पूर्वजों के हिसाब से चले जा रहे हैं, दोनों खोखले हो सकते हैं। हमारी समझ से इसमें कुछ भी नहीं आ रहा, और हम किस पे डिपेंडेंट है? हम उस पे डिपेंडेंट है जो हमारी पीछे बैकग्राउंड से आ रहा है, और हम कहते हैं ऐसा हुआ था, आगे भी ऐसा होना चाहिए। ये परेशानी है, और हम मन को समझ नहीं रहे। मन क्या है? मन प्रतिपल बदल रहा है भाई, मन तो प्रतिपल बदल रहा है। आप आज ऐसा सोचते हैं, 2-4 दिन बाद हो सकता है आपको कोई नई पट्टी पढ़ा दी, आप कुछ और सोचने लगेंगे, क्योंकि आपकी आदत है इन्फ्लुएंस होने की। आप जो कुछ भी सोसाइटी में देखते हैं और जो मेजोरिटी लोग कर रहे होते हैं, आपको वही ठीक लगने लगता है। तो आज आपकी ये सोच है, 4 दिन बाद आपकी सोच बदल जाएगी। ये सोच बदल जाएगी तो कंपेटिबिलिटी ढह जाएगी। या तो वो सिचुएशन सोच बदल देगी, या कोई आदमी आएगा, कुछ पट्टी पड़ा जाएगा आपको, आपकी सोच बदल जाएगी। क्योंकि आप इन्फ्लुएंस होते रहते हैं, आप जीते ही इसी पे हैं कि जिसने जो सिखा दिया बस वही ठीक है। आपकी अपनी कोई समझ है ही नहीं। आप क्वेश्चन मार्क नहीं लगाते चीजों पे। तो ये जो तरीका है शादी करने का, ये बिल्कुल घटिया तरीका है, और हम ऐसे ही इन्हीं रीजनों की वजह से शादी करते हैं। या तो कंपैटिबिलिटी फैक्टर चेक कर लेते हैं, या कहते हैं कि अकेलापन खालीपन फील हो रहा है, या प्रेशराइज में, या और भी रीजन हो सकते हैं। सारे ही घटिया रीजन है शादी करने के, क्योंकि सब कंडीशनिंग से आ रहा है। तो जब हम इन सब क्वेश्चन मार्क लगा के इन सबको साइड कर देते हैं, और हम ये समझ लेते हैं आदमी प्रतिपल बदल रहा है, हाँ वो आदमी बदलना कम हो जाता है जिस आदमी ने अपने आप को जानना शुरू कर दिया। तब वो दूसरों से इन्फ्लुएंस होना बहुत कम हो जाता है, या ऑलमोस्ट नील हो जाता है, क्योंकि अब उसके पास अपनी समझ है, अब उसके पास अपनी दृष्टि है, अब वो रियलिटी को एज इट इज देख सकता है। उसको सच्चाई बिल्कुल साफ साफ नजर आती है हो क्या रहा है। ये जब नजर हमें मिल जाती है, तब हम प्रतिपल नहीं बदलते उस तरीके से कि हम किसी से भी इन्फ्लुएंस हो गए, हमारी सोच बदल गई। तो हम गलत रीजनों की वजह से शादी में जा रहे हैं, इसलिए उसमें इतने कलेश हैं। हम कहते हैं कि वो मुझे सपोर्ट करेगा इमोशनली, फाइनेंशियली एंड सो ऑन। हम जाते ही दूसरे पे डिपेंडेंट होने हैं, ये मेरे लिए ये चीजें करेगा तो मुझे खुशी मिलेगी। अच्छा, वो उसको मान लीजिए पढ़ाया गया, सिखाया गया, और वो सब चीजें कर भी रहा है आपके पास, पर आप मन को तो समझ नहीं रहे। मन कहता है 2 मिली तो 4 चाहिए, 4 मिली तो 8 चाहिए, 8 मिली तो 16 चाहिए। ये मन की बेसिक वर्किंग है। बेसिक वर्किंग मतलब जब हम मन को नहीं समझते तो मन ऐसे ही काम करता है। आपकी 2 एक्सपेक्टेशन पूरी होती है, अब आपको 4 चाहिए, 4 पूरी होती है, आपको 8 चाहिए। तो आप ये नहीं समझ रहे कि वो व्यक्ति के साथ कितनी भी कंपैटिबिलिटी हो जाए, आप नहीं रुकेंगे, आपको और चाहिए होगा।
आपको ये भी चाहिए होगा, वो भी चाहिए होगा, इस फॉर्म में चाहिए होगा, उस फॉर्म में चाहिए होगा। सिमिलरली वो भी ऐसी जीवन जी रहा है, उसको भी आपसे बहुत कुछ चाहिए होगा। आप पूरी जिंदगी लगा देंगे तो भी वो सब नहीं दे सकते जो सामने वाले को चाहिए होगा या जो आपको उससे चाहिए होगा। नेवर एवर पॉसिबल। ये बहुत बहुत साधारण सी बात है, पर हम इसको समझना नहीं चाहते, क्योंकि हम कहते हैं शादी का तो मतलब ही यही है, सपोर्टिंग ईच अदर। जो मुझे चाहिए वो दे दे, जो उसे चाहिए वो दे दे। अरे आपको जो चाहिए कैसे पता आपको वो चाहिए? किसने सिखाया, किसने बताया? और हम एक्चुअल में जब क्वेश्चनिंग करते हैं तो पता लगता है कुछ नहीं चाहिए भाई, कुछ नहीं मिलता है इनसे। अब आप डिपेंडेंट होना छोड़ देते हैं दूसरे व्यक्ति। और जब आप सही में डिपेंडेंट होना छोड़ देते हैं, तब आप देने लायक हो जाते हैं, तब आपके पास कुछ देने के लिए होता है, तब आप वो दे सकते हैं जो आपको गिफ्ट में मिला है। तो पहले तो हमें खुद को सॉर्ट करना पड़ेगा। जो लोग भी शादीशुदा जिंदगी में नहीं घुसे हैं और मेरे सेशंस में भी अगर आते हैं या मुझे वैसे भी मिल जाते हैं, तो एक ही बात कहता हूँ, अगर अभी तक शादी नहीं हुई है तो पहले ये जान लो कि शादी करना क्यों चाहते हो। 99% चांस है कि बड़ा खोखला रीजन होगा, इन्हीं में से होगा जो मैंने अभी सब कुछ बताया। ये रीजन परमानेंट रीजन नहीं है। जैसे ये चीज बदली, आपकी फीलिंग्स उस व्यक्ति के प्रति बदल जाएंगी। थोड़ी देर पहले आपने कहा था ना संदीप, तुम्हें मेरे साथ अच्छा लगता है, मैं तुम्हें चीज दिलाता हूँ, खिलाता हूँ, पिलाता हूँ, टाइम स्पेंड करता हूँ, तुम्हारे हिसाब से चीजें करता हूँ, तो तुम्हें फील गुड फैक्टर आता है। जहां मैंने ये सब बंद करना शुरू कर दिया, प्यार गया, क्योंकि प्यार तो था ही नहीं। प्यार तो था ही नहीं, एक अट्रैक्शन था, एक डिमांड थी, एक एक्सपेक्टेशन थी, वो पूरी हो रही थी तो लगता है बहुत अच्छा है। जहां उसमें ऊपर नीचे होना शुरू हुआ, आदमी विलन बन जाएगा आपके लिए। यही अधिकतर मैरिजेस में बाहर हो रहा है कि आप एक एक्सपेक्टेशन, एक डिपेंडेंसी से जाते हैं दूसरे व्यक्ति की तरफ, वो जब तक उसे पूरी कर सकता है अपनी शिद्दत से, तब तक तो आप कहते हैं शादी बहुत बढ़िया है जी। जहां सिचुएशन ने थपेड़े मारे, जहां सिचुएशन ने थपेड़े मारने शुरू किए, या फिर उस व्यक्ति की सोच किसी रीजन से बदल गई, पता नहीं कहीं और से कुछ सुना आया और सोच बदल गई, अब वो वैसे नहीं करता जैसे आप चाहते हो, सारा प्यार गया तेल में, क्योंकि प्यार कभी था ही नहीं। प्यार तो कोई और चीज है, उस पर अभी मैं जा नहीं रहा हूं। प्यार हम जानते ही नहीं होता क्या है। तो दिक्कत सारी ये है कि हम गलत रीजन से घुस रहे हैं और दूसरे पे डिपेंडेंट होने ही जाते हैं, और इसलिए शोषण करते हैं उनका। जब हम ये रीजंस बदल देते हैं, तब हम पूरी तरह बदल जाएंगे, हम व्यक्ति ही दूसरे हो जाएंगे। अब रिलेशनशिप का रियल मीनिंग हमें समझ में आएगा, अब हम देने लायक हो जाएंगे, अब हम उस व्यक्ति के बारे में सच में कुछ सोचने लायक हो जाएंगे। जी भाई, अभी हम लोगों ने कुछ फंडामेंटल की बात किया, तो एक और मुझे आ रहा है माइंड में, लेकिन वो भी कर ही लेते हैं, है ना। तो एक हेल्थ के बारे में भी थोड़ा सा मैं आपका पर्सपेक्टिव जानना चाह रहा हूँ कि हेल्थ को लेकर क्या समझ है, या हम लोग का ऐसी क्या चीज है मतलब जो रियली हेल्पफुल रही है, जो आप शेयर कर सकते हैं। मैं सच बताऊं संदीप, तो आई एम नॉट द राइट पर्सन टू शेयर दिस, क्योंकि मैं खुद भी हेल्थ की प्रॉब्लम से ग्रसित हूँ, या यूं कह लीजिए कि मैं एडिक्टिव हूँ, मुझे एडिक्शन है खाने की। मैंने बहुत काम करने की कोशिश की है इस पे, पर ये आज भी है। तो मेरा साइज शेप देख के भी आपको समझ में आ रहा होगा कि हाँ, मैं फिट नहीं हूँ। और फिट ना होने का सीधा सीधा कारण यही है कि खाने से बहुत बहुत पुराना लगाव है, बहुत पता नहीं कितने सालों, बचपन से तो मुझे याद है ये, ठीक है। स्पेशली उसमें मीठे से बहुत ज्यादा लगाव है। तो ये एडिक्शन इतना सर चढ़ के बोला, जिसकी वजह से आई एम नॉट द राइट पर्सन टू शेयर। बट हाँ, जो अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई है वो मैं शेयर कर देता हूँ। मेरे जीवन में उतरा नहीं है वो, बिल्कुल नहीं, थोड़ा बहुत उतरा है, पर चूंकि खाने का एडिक्शन है इसलिए वो सस्टेन नहीं हो पाता। तो आई एम नॉट द राइट पर्सन, पर एक अंडरस्टैंडिंग जरूर डेवलप हुई है समय के साथ साथ, देखते देखते, वो मैं शेयर कर देता हूँ। मेरे जीवन में नहीं उतरा है, तो इसलिए जो व्यक्ति सही में जिसके जीवन में उतरा है, आप उससे गाइडेंस देंगे तो और ज्यादा अच्छा है। अंडरस्टैंडिंग सिर्फ ये है कि हम में से अधिकतर लोग अच्छा दिखने के लिए हेल्थ पे काम करते हैं, ठीक है। हमें स्लिम दिखना है, हमें अच्छा दिखना है। और अच्छा क्यों दिखना है? क्योंकि उससे तारीफ मिलती है, लोग अप्रिशिएट करते हैं, लोग कहते हैं बहुत सुंदर दिखता है, या बहुत स्लिम दिखता है, या जीरो फिगर और पता नहीं क्या क्या। मेरी अपनी कजन भी है एक ऐसी, ठीक है, उसको इतना दिमाग पे उसके ये चढ़ा हुआ है जिसकी कोई सीमा नहीं है। और ये भी दिखाई देता है कि उसको खाने का मन भी कर रहा होगा तो भी वो नहीं खाएगी, मन को मार मार के, क्योंकि
बेसिकली जब आप मन के लेवल पे, जब ये एडिक्शन हट जाता है, तब आप सहज हो जाते हैं, तब आपको बेचैनी नहीं है खाने की। पर वो बेचैनी अधिकतर लोगों में होती है क्योंकि मन तो हम समझते ही नहीं क्या होता है, मन कैसे काम करता है तो समझते ही नहीं। हम एडिक्शन में भी हैं, हमें किसी खाने की लत भी है, पर हम खा किस लिए नहीं रहे, क्योंकि हमें अच्छा दिखना है। और अधिकतर लोग एक्सरसाइज भी इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें अच्छा दिखना है। ये बहुत फॉल्टी, बहुत घटिया रीजन है हेल्थ का। आप एनर्जेटिक महसूस करें अंदर से पूरी तरीके से, आप दिन भर जो काम कर रहे हैं उसमें एनर्जी महसूस कर पाए, ठीक है। तो आपकी बॉडी में एनर्जी है और कोई सिम्टम नहीं है कि एनर्जी काम करते करते आप थक जाते हैं। अगर ये दोनों चीजें हैं तो दे आर द राइट रीजंस फॉर हेल्थ। हेल्थ सिर्फ इसलिए है ताकि बॉडी ठीक ठाक अंदर से महसूस करे, उसमें एनर्जी भी भरपूर हो, वो जब काम करे तो थके ना। भले ही बाहर से थोड़ा बहुत अजीब हो दिखने में, कोई फर्क नहीं पड़ता, पर अगर आप अंदर से फिट हैं तो हेल्थ का सीधा सा एक छोटा सा मतलब है कि आप ये चाहते हैं कि मैं अपना काम पूरी ईमानदारी से, पूरी शिद्दत से और डूब के कर सकूं, पूरे एनर्जेटिक रह के कर सकूं, और ये शरीर मेरा उसमें साथ दे। तो इसलिए मुझे अपने खाने पे भी ध्यान रखना पड़ेगा, सही खाना खाना पड़ेगा, जो खाना बॉडी के लिए अच्छा है, जो बॉडी को पोषक भी देता है, पोषण भी देता है, एनर्जी भी देता है। और वो चीज जो नहीं देती इसको, उसको मुझे अवॉइड करना पड़ेगा। हाँ, ये अगर नेचुरल तरीके से अवॉइड हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है, पर हम इसको दबाते हैं। मैं भी अभी उसी अवस्था में हूँ जहां मुझे कभी कभार दबाना ही पड़ता है एक्चुअली, ठीक है। तो और एक्सरसाइज भी हम इसलिए कर रहे हैं ताकि बॉडी अंदर से फिट हो पाए। हेल्थ का एक ही रीजन है कि बॉडी एनर्जेटिक हो, अंदर से ठीक हो। बाहर से अच्छी दिखती है नहीं दिखती, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये होलिस्टिक है। अगर हम इसलिए काम करते हैं, इसलिए एक्सरसाइज करते हैं ताकि बॉडी सही काम करती रहे, उसके अंग ठीक रहे, अंदर से मजबूत रहे, और हमारा खाना ठीक हो ताकि बॉडी सही चलती रहे। जब तक ये बॉडी है तब तक तो इस बॉडी का साथ चाहिए ना, काम करने में भी और बाकी सब चीजों में भी। ये राइट रीजन है हेल्थ का। पर चूंकि ये मेरी जीवन में भी अभी ठीक से उतर नहीं रहा है, तो इसलिए बहुत ज्यादा इस पे और क्या कहूँ। थैंक यू विशाल भाई। मैं थोड़ा सा एक बार समराइज कर देता हूँ कि हमने आज जो डिस्कशन किया। सबसे पहले हम लोगों ने बात की नो द सेल्फ क्या होता है, उसकी हमने एक बार चर्चा की। फिर हमने बात किया थोड़ा सा अहंकार के बारे में कि अहंकार क्या होता है, ये कैसे हमें आगे बढ़ने देता है या कहाँ पे ये हमारे लिए रोड ब्लॉक क्लियर कर देता है, और ये दोनों एक्सट्रीम्स में जाता है ये ज्यादातर केसेस में, है ना। फिर हमने बात किया थोड़ा सा करियर को लेकर, इनर कॉलिंग क्या है हमारी और सही करियर क्या है जहाँ पे हमने फेम मनी से ऊपर उठ के काम करें। वो हमारे साधन तो रहे बट वो साध्य न बन जाएगा दूसरी भाषा में कहें तो, क्योंकि वो साधनों की जरूरत है सभी को, सर्वाइवल के लिए भी चाहिए, और अगर अपने अपने काम को आगे बढ़ाना है, आपको ज्यादा लोगों तक पहुंचना है तो उसके लिए भी चाहिए, है ना। लेकिन वो उस पर हैवी ना हो, वो आपका प्राइमरी रीजन ना हो। तो उस बारे में हमने बात किया। फिर हमने बात किया रिलेशनशिप के बारे में। रिलेशनशिप में हम लोगों से एक्सपेक्टेशन रख के जाते हैं कि वो मुझे खुश करेगा, वो मुझे ये देगा तो मैं उससे प्यार करता हूँ, या जो भी XYZ चीजें हैं। तो एक डिपेंडेंसी क्रिएट हो जाती है दूसरे बंदे पे, अपनी खुशी के लिए, अपनी जरूरतों के लिए। और वही शायद वो खालीपन होता है जिसको हम लोग सोचते हैं कि दूसरा भरेगा उसको, जबकि वो काम तो खुद का ही है ना। और फिर देर से देर वो जब चीजें खुलती हैं तो फिर वो कहानियां चेंज होती हैं, और फिर वहां पे इंसान दूसरी चीजों को कोसता है बजाय कि खुद के अंदर झांकने के कि शायद मुझे खुद पे कुछ काम करना बाकी है। फिर हमने बात किया थोड़ा सा हेल्थ के बारे में कि हेल्थ का सही रीजन क्या है कि हम अपने काम को पूरी शिद्दत से, ईमानदारी से कर पाए। तो उसके लिए जो हमें एनर्जी चाहिए, जो पूरा दिन हमारे अंदर होना चाहिए, वो चीज हो। बाहर लुक्स अच्छी है, दिखना है, जीरो फिगर है, लोग तारीफ करते हैं, लड़कियां अट्रैक्ट होती हैं, लड़के अट्रैक्ट होते हैं, कमेंट्स मिलते हैं, तो ये सारी चीज बहुत सारी सुपरफिशियल है, बहुत फॉल्टी रीजन है। अगर आप अंदर से आप एनर्जी महसूस करें और अपने काम को पूरे समय दे पाए सही से, और उसमें आपकी बॉडी जो है वो रोड ब्लॉक क्रिएट ना करे, तो ये हेल्थ का एक सही रीजन हमें समझ में आता है ना। तो मुझे ऐसा लगता है कि हम लोगों ने थोड़ा सा ओवरव्यू के तौर पे हेल्थ भी डिस्कस कर लिया, वेल्थ जहाँ से आती है, करियर वो भी डिस्कस कर लिया हम लोगों ने, रिलेशनशिप की बात कर ली, और इसकी जो बेस है वो नो द सेल्फ, वो भी हम लोगों ने थोड़ा सा टच किया। और मुझे तो ऐसी फीलिंग आ रही है कि यार अभी अभी और बातें करते हैं, लेकिन क्योंकि हमारा फर्स्ट इंटरव्यू है तो मैं चाहता हूँ कि लोगों को 1-1.25 घंटे से ज्यादा का रहे, कि 1-1.25 घंटे तक की रहे मैक्सिमम। वैसे कोशिश 40-45 मिनट की है ताकि लोग इसको हजम कर पाए, देख पाए, और ये जस्ट शुरुआत है। इसके आगे की अगर आप इसमें डिटेल में जाना चाहते हो तो विशाल भाई की वेबसाइट है sochkholo.com, और इनके 3 कोर्सेज हैं जो मैंने एक ही किया है अभी तक। इसके दोनों वर्जन की है। डिकोड योर हाईएस्ट पोटेंशियल, खुद के बारे में जानना, अपने जीवन की सच्चाइयों से, कुछ फंडामेंटल सच्चाइयों से वाकिफ होना,
उसका बेसिक और एडवांस वर्जन है। अच्छी पेरेंटिंग कैसे करें, बिकम जॉयफुल पेरेंट्स, ये इनका एक प्रोग्राम है। ये भी बहुत अच्छा, अब मुझे नहीं पता अंदर में क्या है, लेकिन जहां तक मैं समझ पाया हूँ कि फंडामेंटल बातें हर जगह पे फंडामेंटल्स वाली, तो ध्यान अपने अंदर तक जाए, बजाय कि हम ये बच्चों पे थोपे, पहले खुद पे क्वेश्चन करना शुरू करें, है ना। तो मुझे यही समझ में आता है बाहर से तो। और तीसरा है इनका मेक मैरिज ब्यूटीफुल, ऐसा ही है शायद। यही हाँ, तो ये मैरिज वाला है। अभी मैं वेबसाइट देखा था भाई साहब की, तो उन्होंने प्री मैरिज कोचिंग भी इन्होंने लिखा है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद हम लोग इस गलतफहमी में जाते हैं कि हमें पता है शादी कैसे होती है, या फिर कुछ लोग ऐसे करते हैं कि अ, ठोकर मारते मारते ड्राइविंग सीख जाएंगे, 2-4 बार ठोक देंगे कोई बात नहीं, सीख जाएंगे ड्राइविंग। तो ये वाला एटीट्यूड मुझे ज्यादा लोगों का दिखाई देता है। तो भाई ऐसे रिस्क मत लो, ठीक है। पहले थोड़ा सा समझ बढ़ा लो अपनी, क्लियर हो जाओगे जो राइट रीजन है वो है भी नहीं अपने करियर का, अपने मैरिज करने का। और इसमें मुझे पर्सनली लगता है कि विशाल भाई के जो प्रोग्राम्स हैं, करियर को लेकर आपका डिकोड योर हाईएस्ट पोटेंशियल, और मैरिज को लेकर मेक मैरिज ब्यूटीफुल, ये आपके अंदर उस क्लैरिटी को लेके आएंगे, उस समझ को लेके आएंगे, जिससे कि आप सही डिसीजन लेने में आपको हेल्प मिलेगी। तो ऐसा मेरा मतलब मुझे अभी आ रहा है, क्योंकि मैंने प्रोग्राम किया भी है और मैंने अपने अंदर उस चीज को महसूस भी किया। और दोनों चीजें मैंने मैरिज वाला नहीं किया, बट मुझे आइडिया हो गया था कि इसमें से भी भाई साहब जो है कुछ ऐसी बातें करने वाले हैं। मैं बोल रहा था कभी एक सेशन में कि मैंने कहा बहुत सारी अच्छी बातें सच्ची नहीं होती, और बहुत सी सच्ची बातें अच्छी नहीं लगती आदमी को, है ना। तो लेकिन हम मन से ना अच्छी अच्छी बातें सुनना चाहते हैं। तो वो विद्या बालन वाला स्टाइल है ना, कि यहाँ पे लोगों को चाहिए एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट और एंटरटेनमेंट। लेकिन इससे भी आगे होता है जिंदगी। जिंदगी में जो समझ है, जिंदगी की जो चीजें हैं, वो इससे थोड़ा सा आगे भी आपको जाने की होनी चाहिए इच्छा। तो थैंक यू विशाल भाई, बहुत अच्छा लगा यार। और दिस इज द बिगनिंग। और इस बारे में मैं चाहूंगा हम लोग थोड़ा सा और कभी कुछ और कॉन्टेक्स्ट के थ्रू बात करें अलग अलग में, है ना। आप कुछ कहना चाहेंगे विशाल भाई, अपने कुछ कोई संदेश? और कुछ नहीं कहना चाहूंगा। थैंक्स अ लॉट फॉर कॉलिंग। हाँ, ये भी एक तरीका है कि बात जो तुम इंटरव्यू ले रहे हो, मेरी बात कहीं और तक पहुंच जाएगी, तुम्हारे नेटवर्क में भी पहुंचेगी, मैं भी इसको डालूंगा। और पर्पस सिर्फ एक ही है कि हम घटिया जीवन ना जिए। बहुत दर्दनाक होता है, हमें पता लग जाए कि वो दुख वाला जीवन है, हम उससे निकल सके और एक सही जीवन जी सके, तो पता लगेगा कि हाँ, एक अलग तरीके का जीवन क्या हो सकता है। ये तभी संभव है जब हम गहरे में जाने के लिए तैयार हैं। थैंक्स अ लॉट वंस अगेन फॉर कॉलिंग। खुद की गहराई में जाना पड़ेगा, इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है भाई। और मैं आपको इसलिए कह सकता हूँ कि बिकॉज आफ्टर रीडिंग 250+ बुक्स ऑन पर्सनल डेवलपमेंट एंड अदर स्टफ, जब तक मैं खुद को ही इग्नोर करता रहा कि भाई खुद की सच्चाई ना जानूं, अपने विचारों को, अपनी भावनाओं को, अपनी कंडीशनिंग को, अपने बिलीव्स को, बातें भी की है इसके बारे में, है ना, लेकिन जब तक खुद पे काम नहीं किया तो बहुत अधूरी सी चीजें, बहुत खालीपन था। और अभी तो काम शुरू हुआ है, आगे भी बहुत लंबी जर्नी है, बट हाँ बहुत डिफरेंट, एक अंदर से थोड़ा सा एक अलग, बहुत ही लग रहा है कि हाँ नाउ आई एम ऑन द राइट ट्रैक। और थोड़ा सहजता भी आ रही है जीवन में, सिंप्लीफाई भी हो रही है चीजें, है ना। और काम में भी थोड़ा सा लग रहा है कि हाँ यार, इट्स नॉट जस्ट अबाउट मनी, इट्स मोर देन मनी, है ना। तो बहुत अच्छा लग रहा है विशाल भाई, थैंक यू सो मच। और मिलते हैं यार अपने वो मैं भाभी को बोलना कि आप क्या बचे हुए अपने वो मंचूरियन बाकी है। चलो ठीक है भाई, चलो बाय बाय।